जय श्री कृष्ण यार सबको। दिस इज डे 5 ऑफ 270 आर्ट चैलेंज और आज हम लोग चालू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो पढ़ने पर पता लग ही जाएगा, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग आज के डेट पे मतलब आज वाली क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला पूरा पार्ट हम लोग करेंगे इसके अंदर ख़त्म। ये लेक्चर भी हमारे ऑलमोस्ट अराउंड 2 से 3 दिन के 3 दिन तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे यार इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. So in chapter 6 and 8, the notion of potential energy was introduced when an external force does work in taking a body from a point to another against a force like spring force or gravitational force. That work gets stored as potential energy of the body. When the external force is removed, the body moves, gaining kinetic energy and losing the equal amount of potential energy. The sum of kinetic and potential energy is thus conserved. Forces of this kind are called conservative forces. Spring and gravitational forces are example of conservative forces. तो आ गया यार ये पुराना चैप्टर आपके जब वर्क एनर्जी पावर आपने पढ़ा था, आप लोग ने ग्रेविटेशन पढ़ा था, तो बेसिकली हम लोग ने ये देखा था ग्रेविटेशन और वर्क एनर्जी पावर में। जब वो वाले चैप्टर्स वापस स्टार्ट करेंगे तो बताऊंगा, बट अभी के लिए बोला ये जाता है जो आप काम कर रहे थे, जैसे कि कैसा काम कर रहे थे, लेट सपोज एक बॉडी को दूर से पास ला रहे थे या एक बॉडी को पास से दूर लेकर के जा रहे थे। जब ऐसे काम आप करते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को लेकर के जाते हो, तो आप काम कर रहे हो, यू आर डूइंग वर्क डन, बिकॉज आप एक एक्सटर्नली एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो। अब जैसे जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया, एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क। तो अब ये आपका बेसिक एनर्जी का मतलब होता है। अब आपने काम किया तो ये एनर्जी जो आपने काम किया ना, ये एनर्जी उस सिस्टम में स्टोर हो जाती है कि भाई इधर इस पोजीशन पर आप ये समझो। मैं हमेशा एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप अभी एक पोजीशन पर हो, आपने खाना खाया, आप दूसरे पोजीशन पर चले गए। अब वो जो खाना, बेसिकली खाने की वजह से आप अभी बिल्कुल मरे हुए थे, लिटरली आपकी मरी हुई हालत थी, लेकिन जो वो आपने खाना खाया उसकी वजह से आप मूव कर पाए। ठीक है, खाना आपका एक्सटर्नल सोर्स है। अब जो एक्सटर्नल सोर्स है, वो जो खाना था, वो जब यूटिलाइज होगा तो वो बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस करेगा आपकी बॉडी में, जो कि एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब जब आप भागोगे आगे चल करके, लेट्स सपोज आपको बाद में एक रेस रन करने जानी है, तो वो एनर्जी आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल क्या होता है, जो आपकी कन्फिग्रेशन की एनर्जी है या फिर जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक में खत्म हो जाएगी। तो एनर्जी कहाँ से मिली, बाहर किसी ने काम किया। कैसे काम किया, मैंने भाई खाना खाया तो काम हुआ, एक्सटर्नली मुझ पर एक खाने ने फोर्स लगाया कि भाई अब तू इतना डिस्टेंस चल सकता है, वो चला। अब खाना धीरे धीरे जैसे जैसे यूटिलाइज हुआ, तो आप ये बोल सकते हो कि वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक मेरे बॉडी के अंदर एक एनर्जी स्टोर होने लग गई। वो एनर्जी स्टोर मैं बाद में निकालूंगा अपनी बॉडी से जब मैं भागूंगा। तो वही चीज़ इधर मतलब होता है। ठीक है, जब आप वर्क डन करते हो, एक बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो, तो जो वर्क डन आप करते हो वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में जब वो बॉडी मूव होने लग जाती है खुद से, या आप पुश करते हो, कुछ भी करते हो, आगे चल के जो भी चीज़ होती है, उसकी वजह से वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। और जब वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है तो सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक हमेशा कांस्टेंट आता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है। कुलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या था, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, डायरेक्टली इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर आपकी चीज़ें डिपेंडेंट होती है। ठीक है, ये मतलब होता है कंजर्वेटिव का, ये याद रखना है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही चीज़ें डिपेंडेंट है। आप ऐसे करके लेके गए या ऐसे लेके गए या ऐसे लेके गए, एट द एंड आप यहाँ से यहाँ पहुँचे, आप सिर्फ उसी पर डिपेंडेंट हो। ये आपका बेसिकली मतलब होता है। Charges is also a conservative force. This is not surprising since both have inverse square dependence on distance and differ mainly in the proportionality constant. The masses in the gravitational law, ये हमने बात पहले भी की थी, are replaced by charges in Coulomb. Thus, like the potential energy of a mass in a gravitational field, we can define electrostatic potential energy of a charge in electrostatic field. तो यही सेम चीज़ जैसे हमने ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ढूंढा था, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ढूंढेंगे।
Consider an electrostatic field E due to some charge configuration. First, for simplicity, consider the field E due to a charge capital Q placed at the origin. तो ध्यान से समझना ये चीज़, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आप कंसिडर कर रहे हो, कंसिडर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई ड्यू टू सम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन. तो हवा में कई चार्जेस होंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है, ड्यू टू सम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन. फर्स्ट फॉर सिंप्लिसिटी कंसिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट द ओरिजिन. तो ओरिजिन पर एक कैपिटल क्यू रखा है, उधर से एक चार्ज आ रही है, ठीक है, उधर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होकर के जा रही है, ठीक है. नाउ इमेजिन दैट वी ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट आर टू अ पॉइंट पी अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑन इट ड्यू टू द चार्ज कैपिटल क्यू. With reference to figure 2.1, this will happen if Q and Q are both positive or both negative. For definiteness, let us take both positive. तो यहाँ पर मतलब क्या है, ये एक कैपिटल Q चार्ज है. तो अगर ये कैपिटल Q बेटा चार्ज है, तो अगर आप ध्यान से इस चीज़ को समझोगे तो आपको पता ही ये कैपिटल Q चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जनरेट करेगा. ऑब्वियसली ऐसे नहीं, रेडियली आउटवर्ड, है ना, रेडियली आउटवर्ड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है. अब उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से लेट्स सपोज एक टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज का मतलब क्या था, हम लोग टेस्ट चार्ज किससे डिनोट करते थे, क्यू नॉट से डिनोट करते थे, है ना, टेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ा था. तो टेस्ट चार्ज आपका जो क्यू नॉट है वो हम लोग ट्रीट करते हैं पॉजिटिव. यहाँ पर उन्होंने बोला भी है, ऑब्वियसली आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हम लोग पॉजिटिव की तरह ट्रीट करते हैं. तो ये आप लोग का हो गया बेटा टेस्ट चार्ज. ये टेस्ट चार्ज, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये रहा टेस्ट चार्ज, ये रहा आपका चार्ज. इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा. जो इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ बेटा क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों आपके पॉजिटिव हैं, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा. अब कुछ सोचो, आप टग ऑफ वॉर खेल रहे हो, आप टग ऑफ वॉर खेल रहे हो, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है. अगर मुझे चीज़ों को पास लाना है, अगर मुझे चीज़ों को पास लाना है, तो मैं क्या करूँगा, पीछे वाले जो दो ग्रुप है, लेट्स सपोज आप और मैं खेल रहे हैं, ठीक है. अब आप और मैं अगर खेल रहे हैं, मैं इधर खींच रहा हूँ, तुम पीछे खींच रहे हो, वी आर फोर्स ऑफ रिपल्शन. अब कोई मुझे अगर तुम्हारी तरफ धक्का दे तो क्या होगा, एक्सटर्नली पीछे से कोई आएगा और मुझे धक्का दे देगा तुम्हारी तरफ, तो मतलब तुम्हारी तरफ पुश करेगा, तो ऑब्वियसली मेरा हाथ थोड़ा फिसलेगा और तुम जीत जाओगे. तो वही चीज़ बेटा यहाँ पर हो रही है कि एक्सटर्नली अब मैं क्या करूँगा, इस क्यू नॉट चार्ज को एक आर पॉइंट से पी पॉइंट पर लेकर के जाऊँगा, ठीक है. अ टेस्ट चार्ज क्यू ग्रेटर देन 0 इज मूव फ्रॉम द पॉइंट आर टू द पॉइंट पी अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑन इट बाय द चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट ओरिजिन. ये ओरिजिन पर रखा है, ये भी इन्होंने बोला है. सो टू रिमार्क्स में बी मेड हियर. First, we assume that the test charge small q is so small that it does not disturb the original configuration. ये तो हम लोग को पता ही है कि original configuration को disturb नहीं करता, क्योंकि टेस्ट चार्ज की वजह से जो फोर्स होता है q पर वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आता है, जो हम लोग ने पढ़ा था, बट उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेट होती है, ठीक है. तो हमने ये भी पढ़ा था, यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ठीक है, इस पर आपका Q इंटू ई, इसका आपका Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही है वो तो बेटा डेफिनेट है, वो डेफिनेट है. लेकिन हम लोग ने बोलता फोर्स बाय चार्ज हमारा क्या आता है, जो चार्ज होता है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है, और जो हमारा फोर्स भी होता है वो भी वेरी वेरी स्मॉल होता है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में पढ़ रहे हैं जहाँ पर चार्ज मूव नहीं हो सकता, ठीक है. वही चीज़ को रिपीट किया है. फर्स्ट वी अज्यूम दैट द टेस्ट चार्ज क्यू इज सो स्मॉल दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, नेमली द चार्ज capital Q at the origin, or else we keep Q fixed at the origin by some unspecified force. ये तो मैंने आप लोग को बताया था, unspecified forces भी होते हैं. Second, in bringing the charge Q from R to P, we apply an external force F external just enough to counter the repulsive force Fe. तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ पर अगर मुझे चार्ज को मूव करवाना है बेटा, तो मैंने इस चार्ज को बेसिकली इस पॉइंट पर जब ये चार्ज था तो मैंने एक फोर्स दिया जिसकी वैल्यू है एफ एक्सटर्नल, ठीक है. अगर वैल्यू वाइज देखें तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ ई है, लेकिन क्योंकि ये ऑपोजिट है, अगर आप वेक्टर वाइज देख रहे हो, वेक्टर वाइज, ठीक है, यहाँ पर अगर आप वेक्टर वाइज देख रहे हो तो ये ऑपोजिट साइन के आपके हो जाएंगे, ठीक है. आपके वेक्टर वाइज अगर आप देख रहे हो तो ऑपोजिट साइन के हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हो तो सेम है,
ठीक है. सो वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल जस्ट एनफ टू काउंटर द रिपल्सिव फोर्स. दिस मीन्स दैट देर इज नो नेट फोर्स ऑन इट. तो नेट फोर्स आपका जीरो है क्योंकि एफ इस चार्ज पार्टिकल पर, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम इस चार्ज पार्टिकल का बनाओ तो एफ इधर लग रहा है और एफ नेट बेटा इधर लग रहा है. हम लोग को पता है एफ नेट इज इक्वल टू एफ ई है. तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो टोटल फोर्स आ रहा है, टोटल फोर्स अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो तो भाई जीरो हो गया. सो दिस मीन्स देर इज नो नेट फोर्स ऑन और एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज स्मॉल q when it is brought from R to P. तो इसका मतलब जब आप R to P लेकर के जा रहे हो तो जितना तुम यहाँ से खींच रहे हो उतना मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, तो आप कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हो. और अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ते हो तो आपकी एक्सेलरेशन क्या हो रही है, शून्य हो जाती है. एंड इट इज ब्रॉट विद इनफाइनाइटेसिमली स्लो कांस्टेंट स्पीड. तो आपकी जो स्पीड भी है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो, मतलब तुम चुनमुन चुनमुन हिला रहे हो. समझ में आ रही बात? ऐसे ठीक. तो there is no net force on or acceleration of the charge q when it is brought from R to P. It is brought with infinitesimally slow constant speed. In this situation, work done by the external force is the negative of the work done by the electric force and gets fully stored in the form of potential energy of the charge q. If the external force is removed on reaching point P, the electric force will take the charge away from q. The stored energy at P is used to provide kinetic energy to the charge q in such a way that the sum of the kinetic and potential energy is conserved. Thus work done is this. तो अगर मैं बोलूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इस पर फोर्स लग रहा था, जो इस पर फोर्स लग रहा था वो क्या कर रहा था बेटा, एक वर्क डन कर रहा था. फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और अगर आपके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तो अगर आपके ऊपर एक फोर्स लग रहा है एफ ई का, तो वो आपको रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो वो दूर भेज देगा आपको. अगर दूर भेजेगा विद अ डिस्प्लेसमेंट डी, तो आपका इसका मतलब वर्क डन आ गया. वर्क क्या होता है, एफ इंटू डी. अब बेटा मेन चीज क्या हो गई, अगर आपके ऊपर ये वाला एक एफ एक्सटर्नल भी लग रहा है, अगर आपका ये वाला एफ एक्सटर्नल लग रहा है, तो एफ एक्सटर्नल जो वर्क डन करवाएगा वो एफ एक्सटर्नल इस तरफ डिस्प्लेसमेंट दिलवाएगा. मतलब जो वर्क डन करवाएगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन करवाएगा. यहां पर वही चीज लिखी हुई है. इन दिस सिचुएशन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स. नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है. ठीक है. एंड गेट्स फुल्ली स्टोर्ड. और हमने अभी अभी बोला था जो वर्क डन होता है वो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है. और अगर वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है तो एक पॉइंट पर आकर के जब आप रुक गए एट पॉइंट पी, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी. अब क्या हुआ, आपने वो जो एक्सटर्नल फोर्स था वो आपने हटा दिया. अब आप खुद सोचो, आपने एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया. आप स्प्रिंग की तरह सोचो, भाई मैं यहां से, वैसे तो स्प्रिंग मुझे ऐसे पुश कर देती, लेकिन मैं स्प्रिंग को ऐसे 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 करके मैं इसको कैसे दिखाऊं. इसको मैं आपको अगर एक बेसिक एग्जांपल से दिखा सकता हूं. एक सेकंड रुको. ये स्प्रिंग तो नहीं है, बट हाँ ये चीज से दिखाता हूं. एक सेकंड. ध्यान से देखते जाना इस चीज को. ये बेसिकली कर क्या रहा है, स्प्रिंग इस तरफ, ठीक है. स्प्रिंग जो है इधर पुश करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है. स्प्रिंग अपने आप को रिस्टोर क्या कर रहा है, यहां पर रिस्टोर कर रहा है. मैं उसको एक्सटर्नली यहां पर इसको ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, इसके एक्सटर्नल. अब जैसे मैंने ये एक्सटर्नल फोर्स लगाना छोड़ दिया, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर चला जाएगा. तो वैसे ही जब आपने ये वाला फोर्स लगाना छोड़ दिया, एफ एक्सटर्नल लगाना छोड़ दिया, तो अब इस पर वापस एफ ई लगना लग जाएगा. और एफ ई तो रिपल्सिव है, तो वो वापस मूव करने लग जाएगा. और जैसे ही वो मूव करेगा तो सारी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी.
जाएगी। ये आपका इसका मतलब होता है। एंड फुल्ली गेट स्टोर्ड एंड ऑन रीचिंग P, if the external force is removed on reaching P, the electric force will take the charge away from Q. The stored energy potential will use to provide the kinetic energy to the charge in such a way that the sum of kinetic and potential energies is conserved. बाकी तो वही ये नॉर्मल है, ठीक है। ये पूरा आप लोग को मैंने समझाया। Thus work done by external forces in moving a charge Q from R to P. वर्क डन बाय, अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल फोर्स के वजह से जो वर्क डन है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू F इंटू डी आर। और ये आपका इंटीग्रेशन है। क्यों इंटीग्रेशन कर रहे हैं? क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेस से मूव करवा रहे हैं। तो dx डिस्टेंस से अगर मैं मूव करवा रहा हूं, यहां पर dr डिस्टेंस है, तो आप बेसिकली इधर dr का मतलब क्या बनता है बेटा? ऐसा देखो, dr का मतलब ऐसा बनता है कि आप जब आप यहां से यहां जा रहे हो, इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, इतने चुनमुन से डिस्टेंस ले रहे हो आप, और आप उसको, उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे हो। यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ गलत लिखी है, ठीक है, ये एफ ई है, ठीक है, ये इन्होंने गलत लिखा है, हम लोग देखा था टेक्स्ट बुक में, ठीक है। सो दस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, वर्क डन बाय मूविंग फ्रॉम आर टू पी, अगर आप मूव कर रहे हो तो एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर डिस्टेंस जो आपका होगा, लेकिन दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय एफ ई, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। सो दिस वर्क डन इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एंड गेट स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। एट एवरी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अ पार्टिकल विद चार्ज Q possesses a certain electrostatic potential energy. This work done increases its potential energy by an amount equal to potential energy difference between 2 points R and P. तो इसका मतलब क्या है? 10 पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंसेस UP माइनस UR इज इक्वल टू दिस। तो यहां पर ये वाली लाइन को आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है। वापस मैं पढ़ रहा हूं, जहां पर भी आप एट एवरी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, मैं कोई भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का लूं, अ पार्टिकल विथ चार्ज Q possesses a certain electrostatic potential. क्यों भाई? तूने वर्क डन किया इधर से इधर, तूने वर्क डन जैसे किया इधर से इधर, तो मेरे में कुछ एनर्जी स्टोर हो गई। मैंने एक बाइट खाने खाई, मेरे पास एनर्जी स्टोर हो गई। मैं दूसरी बाइट खाना खाऊंगा, मेरे पास और एनर्जी स्टोर हो जाएगी। हर पॉइंट पर एनर्जी मेरे पास स्टोर होती चलेगी। और खुद सोचो, जैसे जैसे मैं मूव आगे करते जाऊंगा, मेरी एनर्जी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैं और खाना खाते जा रहा हूं। So a particle with charge Q possesses a certain electrostatic potential energy. This work done increases its potential energy by an amount equal to potential energy difference. तो हर पॉइंट पर अगर तुम एनर्जी डिफरेंस निकालोगे, लेट सपोज आप यहां से यहां पहुंच गए, ठीक है, ठीक है, लेट सपोज आप पहले यहां पर थे एक m पॉइंट पर, फिर आप एक n पॉइंट पर चले गए, तो um, इधर पोटेंशियल एनर्जी आपकी यूएम थी, इधर पोटेंशियल आपकी यूएन है। मुझे नहीं पता दिख रहा है या नहीं दिख रहा, अब शायद दिख जाएगा। यूएन यूएम, अब आप खुद सोचो, क्योंकि आप यहां से यहां मूव कर रहे हो, आप ज्यादा खाना खाते जा रहे हो, तो यूएन हैज टू बी ग्रेटर देन यूएम। एंड इफ यूएन इज ग्रेटर देन यूएम बेटा, इफ यूएन इज ग्रेटर देन यूएम, तो एक बेसिक सी चीज है, एक बेसिक सी चीज है, क्या बेसिक सी चीज है कि अगर मुझे इनमें इंक्रीज ढूंढना है कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज वैल्यू तो कैसे ढूंढोगे? सब्ट्रैक्ट करके। अगर ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 2 है, तो कितनी वैल्यू से इंक्रीज हुआ? 3 माइनस 2, दैट इज 1 वैल्यू। तो 1 से तुम इंक्रीज हुए, तो डेल्टा यू विल बी गिवन एज यूपी माइनस यूआर। तो यहां पर हम लोग आर से पी जा रहे थे, तो आर से पी, तो वर्क डन फ्रॉम आर टू पी will give me the value of UP minus UR. क्यों UP minus UR? क्योंकि work done is increasing potential, वो पोटेंशियल एनर्जी को मेरे इंक्रीज कर रहा है, इसलिए मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा। तुम्हें ये नहीं लॉजिक लगाना है क्यों फाइनल माइनस इनिशियल, तुम बस बेसिक लॉजिक लगाओ, जो मेरा वर्क डन कर रहा है, वर्क डन हमेशा पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि मेरे में स्टोर हो रही है, मेरे में स्टोर हो रही है, मेरे में स्टोर हो रही है, तो मैं अब ज्यादा एनर्जी वाला बन रहा हूं। मैं ज्यादा खाना खा रहा हूं तो मैं ज्यादा एनर्जी वाला बन रहा हूं, ऐसा सोचना है, ठीक है। तो अब मुझे यहां पर आकर के रुकना पड़ेगा,
यही बस ये वाला पॉइंट खत्म कर लेता हूँ. नोट हेयर दैट दिस डिस्प्लेसमेंट इज इन एन ऑपोजिट सेंस टू द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड हेंस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव. वर्क डन बाय अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो वो उल्टे साइन का हो जाएगा. देयरफॉर वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल energy difference between 2 points as the work required to be done by an external force in moving a charge without accelerating from one point to another for electric field of any arbitrary charge configuration. तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने ये बोला अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ढूंढना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ढूंढना है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स is basically the work required to be done by an external force. वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वजह से आपकी पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बढ़ जाएगी इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन. बट जब आप चार्ज को वर्क डन करवा रहे हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स से करवा रहे हो, तो आपका चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना चाहिए. वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग विदाउट एक्सेलरेशन द चार्ज पार्टिकल क्यू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी आर्बिट्ररी चार्ज कन्फिग्रेशन. मतलब चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी भी हो, आप बस एक्सटर्नल फोर्स से आप डेल्टा यू की वैल्यू ढूंढोगे. 2 इंपॉर्टेंट कमेंट्स कैन बी मेड, वो हम लोग बाद में देखते हैं. पानी वानी पियो, आगे स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट 2 पॉइंट, मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है, 2 इंपॉर्टेंट कमेंट्स मे बी मेड एट दिस स्टेज. अभी तक वर्क डन समझ में आया, ठीक है. द राइट साइड ऑफ इक्वेशन 2.2, the right side of equation 2.2 depends only on the initial and final position of the charges. Conservative nature है ना, ठीक है. It means that the work done by an electrostatic field in moving a charge from one point to another depends only on the initial and final points and is independent of the path followed. ठीक है, तो ये चीज लिखी हुई है, path taken to go from one point to another. This is the fundamental characteristic of a conservative force. The concept of potential energy would not be meaningful if the work dependent on the path. The path independence of work done by an electrostatic field can be proved using the Coulomb's law. We omit this proof here. Thank you so much. Second part. Equation 2.2 defines potential energy difference in terms of the physical meaningful quantity, that is work. Clearly, potential energy so defined is undetermined to within an additive constant. What this means is that the actual value of potential energy is not physically significant. It is only the difference of potential energy that is significant. We can always add an arbitrary constant alpha to potential energy at every point, बिकॉज दिस विल नॉट चेंज द पोटेंशियल एनर्जी. तो बहुत ही सिंपल सा मतलब है इसका. देखो यार, मैंने अभी बताया था, खाना खाया, एक्सटर्नल किया, उसके बाद एक्सटर्नली आपने इंटेक लिया, फिर पोटेंशियल एनर्जी आपकी धीरे धीरे ग्रेजुअली हर बाइट पर खाना खाते खाते आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग गई. अब यार इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये वो बोल रहा है, अब ऐसा तो नहीं ना आई वॉज जीरो, मेरे बॉडी में जीरो कार्बोहाइड्रेट्स बचे होंगे, जीरो फैट बचे होंगे, मैं जीरो तो नहीं था. तो एट एवरी पॉइंट मैं बोल सकता हूँ मेरे पास सम पोटेंशियल एनर्जी तो पहले से ही प्रेजेंट थी बॉडी के अंदर. अब मेरे बॉडी के अंदर अगर थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी पहले से थी तो थोड़ी सी बाद में भी होगी. अगर मैं उस थोड़ी से माइनस कर दूं तो थोड़ा माइनस होकर के आपका जीरो बन जाएगा. तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है, अल्फा अगर वो थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल पॉइंट पर एज वेल एज फाइनल पॉइंट पर, उनको माइनस करोगे तो हमें घंटा नहीं फर्क पड़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर ही देखना है. और हम लोग को हमेशा डिफरेंस के बारे में ही बात करनी होती है, हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर कितनी एनर्जी वो उसकी बातें नहीं करते. पुट इट डिफरेंटली, there is a freedom in choosing the point where potential energy is zero. तो लेट सपोज हमारे पास फ्रीडम है. फ्रीडम का क्या मतलब हो गया यहाँ पर कि एक ऐसा पॉइंट मैं चूज कर लूँ जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है. भाई कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, याद करो. अगर थोड़ा बहुत चीज़ें याद है तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है इन्फिनिटी पर. ठीक है, अभी आएगा, देखो लिखा हुआ, अ कन्वीनियंट चॉइस इज टू हैव अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो एट इन्फिनिटी. ठीक है, हम लोग मान के चलते कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, कि भाई इन्फिनिटी अगर मैं पहुंच गया मतलब, ठीक है,
स्वर्ग के भी पार हो गया। अब ये चीज़ क्या होती है हमें भी क्या पता, इन्फिनिटी पहुंच गया, वहाँ पर मेरा मास मान लो 0 है, आई एम मासलेस, ठीक है। तो वैसा विद दिस चॉइस इफ वी टेक द पॉइंट आर एट इन्फिनिटी वी गेट फ्रॉम डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी, डब्ल्यू आर पी वॉज इक्वल टू यू पी माइनस यू आर, और डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी इज यू पी माइनस यू इन्फिनिटी, और यू इन्फिनिटी आपका 0 है, तो आंसर सिर्फ यू पी आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है बेटा। ये कॉन्सेप्ट का बेसिकली मतलब है अगर आप इन्फिनिटी से एक चार्ज को पी पॉइंट पर ला रहे हो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, it will be equal to work done from infinity to point P and the potential एनर्जी जो आप कैलकुलेट करोगे वो सिर्फ एट पॉइंट P कैलकुलेट करोगे, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पर तो आपकी 0 ही थी, सिर्फ फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल आपके पास बची, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस द पॉइंट P इज आर्बिट्ररी, इक्वेशन 2.3 प्रोवाइड अस विद अ डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज। तो ये एक और डेफिनेशन आ गई। वर्क डन के ऊपर एफ एक्सटर्नल वाली चीज़ निकाली थी जहाँ पर एक्सेलरेशन आपका 0 होना चाहिए, वो पूरा लिखा था, वो आप लोग को लिखनी है, डेफिनेशन याद रखनी है, स्पेशली बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। और दूसरा डेफिनेशन याद रखनी है एनहांसमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट से कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है। So potential energy of charge Q at a point is the work done by the external force equal and opposite to the electric force in bringing the charge Q from infinity to that point, ठीक है। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फोर्स, यहां पर हम लोग इक्वल और ऑपोजिट लेते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में तब क्या होगा वो मैं अभी जब शायद एक एग्जांपल है या एक क्वेश्चन है वो मैं आगे चल करके आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। वो अभी भूलो कि सेम डायरेक्शन में अगर होगा तो कैसे करेंगे, तो आपको कुछ इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो अब आपका नया टॉपिक है। कंसिडर एनी जनरल स्टैटिक चार्ज कन्फिग्रेशन, स्टैटिक चार्ज मतलब रुके हुए चार्ज की कन्फिग्रेशन ले लो। वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टेस्ट चार्ज Q in terms of the work done on the charge Q. This work is obviously proportional to Q since the force at any point is Q where E is the electric field at that point due to the given charge configuration. It is therefore convenient to divide the work by the amount of charge so that the resulting quantity is independent of Q. In other words, work done per unit test charge is characteristic of the electric field associated with the charge configuration. तो बेसिकली जब आप वर्क डन की वैल्यू ढूंढोगे तो वर्क डन की वैल्यू में आपका बेटा वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि फोर्स की वैल्यू Q इंटू ई आएगा, E जो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कन्फिग्रेशन है, ठीक है, जो कोई भी साइड में चार्ज पड़ा होगा उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, और Q इंटू ई इंटू हमने फॉर्मूला देखा था एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर वॉज आर इंटीग्रेशन फॉर वर्क डन। अब बात यह आ जाती है यार कि मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए जो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज हो, तो हमने वो चीज़ कैसे निकाली, हमने क्या किया, वर्क डन को Q से डिवाइड कर दिया। अगर मैं वर्क डन को Q से डिवाइड कर दूँ तो सिर्फ E इंटू डिस्प्लेसमेंट बचेगा। तो वही चीज़ बेटा यहाँ पर आई हमारी। It is therefore convenient to divide the work by the amount of charge Q so that the resulting quantity is independent of Q. In other words, work done per unit test charge is characteristic of the electric field associated with the charge configuration. This leads to the idea of electrostatic potential V due to given charge configuration. Work done by external force in bringing a unit positive charge from point R to P. So, work done by external force in bringing a unit positive charge from दूर से पास, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन फ्रॉम दूर से पास अगर मैं कैलकुलेट करूं, सो पर यूनिट टेस्ट चार्ज या पर यूनिट चार्ज अगर मैं कैलकुलेट करूं, सो दैट विल कम आउट टू बी V, where V is known as potential difference, where Vp and Vr are the electrostatic potential at P and R respectively. Note as before that it is not the actual value of the potential, हमें actual value से कोई लेना देना नहीं है, हमें बेसिकली डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल से लेना देना है। तो यार इस पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, तो तुम ये समझो, हमेशा आप ना पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट या तो बैटरी से समझा करो या फिर बेसिकली पाइप से समझा करो। आप खुद सोचो, अगर मेरे पास एक, मैंने उस टाइम पर भी एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रोस्टैट का जब फर्स्ट या सेकंड लेक्चर पढ़ा था, आपके पास एक पाइप है ऐसे, ठीक है, जिसमें पानी भरा पड़ा है, जैसे ही आपने ऐसे कर दिया
तो पानी विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. दिस पोटेंशियल का मतलब क्या है, उस क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूं जहां से कोई चीज मूव होकर के दूसरी जगह जाएगी. आप ऐसा समझ सकते हो. वैसे ही जैसे कि अगर मैं बात करूं सेल के अंदर, तो सेल के अंदर एक प्लस प्लेट होती है, एक माइनस प्लेट होती है. जो प्लस प्लेट है उसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल प्लेट, नीचे वाली प्लेट होती है वो लोअर पोटेंशियल प्लेट है. तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर टू हायर जाते हैं और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो हायर टू लोअर जाते हैं. समझ में आया? तो कन्वेंशनली द करंट इज टेकन फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल. तो कोई भी चीज जब मूव करेगी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगी, ऐसा. ठीक है. आप 100 से 110 नहीं जा सकते, आप 100 से ज्यादा 90 आ सकते हैं, 99, मतलब आप डिक्रीज हो गए. मैक्सिमम वैल्यू से यू विल ऑलवेज डिक्रीज, यू कैन नॉट इंक्रीज. ठीक है. तो वही चीज है यार. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम आर टू पी इज, आर से पी, इन्फिनिटी से पी, आर से पी जब आप ला रहे थे तो आपने फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल किया. कंडीशन सिर्फ ये थी, दिस वर्क वॉज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स. तो एक्सटर्नल फोर्स के, यार अलार्म बज गया क्योंकि आज सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूं, एक सेकेंड. ओ माय गॉड, बहुत सारे अलार्म है यार. ठीक है, तो आज मैं रात भर सोया नहीं, लेक्चर ही बना रहा था, तो अभी तक नींद ही नहीं आई. मज़े कर रहे हैं. आज यार आज की रील्स देख रहा तुम लोग, मतलब आज की क्या, मतलब मैं तो ये 2 दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम लोग रील्स देखना, अभी मस्त मस्त रील्स आने वाली है. ठीक है, चलो. सो इज इक्वल टू वी पी माइनस वी आर इज इक्वल टू यू पी माइनस यू आर डिवाइडेड बाई क्यू. तो वर्क डन वी डब्ल्यू आर पी आपका क्या था, यू पी माइनस यू आर बाई एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू. मैं बार बार क्यों एक्सटर्नल फोर्स बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं चार्ज को यूजिंग एक्सटर्नल फोर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा रहा था, तो मेरा पोटेंशियल क्या हो रहा था बेटा, बढ़ रहा था. ठीक है. जब हम लोग दूसरी चीज देखेंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नहीं, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ही अगर चीजें चेंज हो गई, तब क्या होगा, तो वो चीज का कॉन्सेप्ट पूरा उल्टा हो जाएगा. अभी समझाऊंगा वो चीज. ठीक है, टेंशन मत लो, अभी समझाऊंगा. ठीक है. नोट एज बिफोर दैट इट इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बट द पोटेंशियल डिफरेंस. वापस सेम चीज बोली है, क्योंकि पहले भी उसके पास एक पोटेंशियल हो सकता है, एक वो वैल्यू पर होगा. अब आपने क्या किया, पहले से आपके पास लेट सपोज ये टिल्टेड था, लेकिन अगर आपने और टिल्ट कर दिया तो ज्यादा तेजी से आपका पानी गिरने लगेगा पाइप से, है ना. तो पहले थोड़ी बहुत पोटेंशियल हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है ना हो, बट हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं. सेम चीज है, इफ एज बिफोर वी चूज द पोटेंशियल टू बी जीरो एट इन्फिनिटी. ठीक है. Work done by an external force in bringing a unit positive charge from infinity to a point is equal to electrostatic potential at that point. Work done by an external force in bringing a unit positive charge, in bringing a, वापस बोल रहा हूं, in bringing a positive charge, in bringing a unit positive charge, in bringing a unit positive charge. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट. अभी देखोगे ना तब कंफ्यूज आ जाओगे बिल्कुल ही, क्योंकि जब नेगेटिव आएगा ना साइन, तो पागलों की तरह बौखला जाओगे कि चल क्या रहा है यहां पर. ठीक है. In other words, the electrostatic potential V at any point in a region with electrostatic field is the work done in bringing a unit positive charge without acceleration from infinity to that point. ठीक है. Work done in bringing a unit positive charge without acceleration from infinity to that point. ठीक है. तो work done on a test charge Q, ठीक है, वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज Q by the electrostatic field due to any given charge configuration is independent of the path and depends only on initial and final position, क्योंकि ये सब कुछ कंजर्वेटिव इन नेचर होता है. The qualifying remarks made earlier regarding potential energy also apply to the definition of potential. To obtain the work done per unit test charge, we should take an infinitesimal test charge delta Q
obtain the work done delta W in bringing it from infinity to the point and determine the ratio this. Also, the external force at every point of the path is to be equal and opposite to the electrostatic force on the test charge. तो वापस उन्होंने दो चीज़ें वापस क्लैरिफाई कर दी कि जब आप मूव करवा रहे हो तो डेल्टा W वर्क डन मतलब बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से मूव करवा रहे हो डिवाइडेड बाय डेल्टा Q करोगे. जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैट की इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में पढ़ा था, Q को बहुत ज़्यादा छोटा कर दो, F भी बहुत ज़्यादा छोटा कर दो, लेकिन दोनों को छोटा छोटा कर दोगे तो डिवीजन का आंसर तो फाइनाइट ही आएगा, तो पोटेंशियल का आंसर तो फाइनाइट ही आएगा. तो वहां पर यही चीज बोल रहे हैं, आप वर्क डन करो लेकिन चुनमुन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वैल्यू का वर्क डन करते जाओ डिवाइडेड बाय वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ Q. तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट पॉइंट आ जाएगा विच विल बी फाइनाइट. दूसरा वो बोल रहा है ऑल्सो द एक्सटर्नल फोर्स एट एवरी पॉइंट ऑफ द पाथ इज टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट. एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये बार बार वो लोग क्यों मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि बेटा अभी थोड़ी देर जस्ट रुक जाओ, जस्ट थोड़ी देर रुको, ठीक है. कहाँ पर है वो क्वेश्चन, मैं भूल गया. जस्ट थोड़ी देर ये वाला क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है. ये वाला क्वेश्चन करे एक बार, थोड़ा दिमाग लगाए. बट मैंने तुम लोग को अभी वो डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट, अभी v का फॉर्मूला नहीं बताया ना, तो लगा नहीं पाएंगे यार, ठीक है. तो v का फॉर्मूला क्योंकि r पर वो डिपेंड कैसे करता है वो मुझे अभी बताना बचा है ना, तो वो बताने के बाद एक बार जैसे ये वाला अभी खत्म होता है ना पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये खत्म करने के बाद वो वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं. आई होप वो इसी कॉन्सेप्ट पर जहाँ तक मुझे पता है बेस्ड है, ठीक है. पहले टाइम देख ले अपने कितने हो गए अभी है, बट इसका प्रूफ करवाने में मुझे थोड़ा टाइम जा सकता है, तो मैं रिस्क ना लेते हुए नहीं हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है. चलो एक सेकंड रुको यार, गर्मी क्यों लग रही है, एक सेकंड. ठीक है. सो कंसिडर पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वो मेरा अब क्वेश्चन बनता है, ठीक है. कंसिडर अ पॉइंट चार्ज Q एट द ओरिजिन. तो हमने एक पॉइंट चार्ज Q एट द ओरिजिन ले लिया है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, ठीक है. फॉर डेफिनेटनेस टेक Q टू बी पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग जो डेल्टा Q लेने वाले या जो टेस्ट चार्ज लेने वाले वो भी पॉजिटिव लेने वाले, और इसलिए हम लोग को क्योंकि अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सब कुछ निकालना है. We wish to determine the potential at any point P with position vector R from the origin. With position vector R from the origin, मुझे R पॉइंट पर बेसिकली ओरिजिन से अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ढूंढनी है. चलो ठीक है भाई, ठीक है. अब जरा ध्यान से देखो. फॉर दैट वी मस्ट कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P. सही बात है, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लेकर के आ जाओ चार्ज को, तो इस पॉइंट पर आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा Q कर देना वर्क डन को, सिंपल सी बात है. तो वही चीज उन्होंने भी बोली है बेटा. फॉर दैट वी मस्ट कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट Q. फॉर Q ग्रेटर देन 0 द वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव. तो वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स इज पॉजिटिव, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कर रहा हूं, इसलिए वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी. वापस पढ़ रहा हूं, द वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है. अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स मींस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका पॉजिटिव आएगा. सिंस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ वी चूज अ कन्वीनियंट पाथ अलोंग द रेडियल डायरेक्शन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट. ये तो इन्होंने कन्वीनियंट पाथ बोला, बाकी तुम ऐसे घुमा करके लेके आओ, उनको किसी को नहीं फर्क पड़ता, घंटा नहीं फर्क पड़ता इन चीजों से, ठीक है. अब नेक्स्ट चीज अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, कि एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट P dash on the path the electrostatic force on a unit positive charge is this. तो अगर मैं क्या बात करूं, फोर्स की बात करूं, तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब आप बोल रहे हो 1, यूनिट का मतलब होता है 1, पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 कूलम, आप बोल रहे हो ये चीज. तो इसलिए उन्होंने देखा कि फोर्स की वैल्यू होती है K Q Q by R स्क्वायर, तो K Q इंटू 1 लिख दिया उन्होंने,
ठीक है, इनटू क्या लिख दिया बेटा, 1 लिख दिया, क्योंकि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हो। क्या काट खाया है यार, ठीक है, डिवाइडेड बाय वो उन्होंने पी डैश पॉइंट से स्टार्ट किया है। क्यों पी डैश पॉइंट से स्टार्ट किया है, अभी हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्यों पी डैश पॉइंट से स्टार्ट किया है, मैंने एक रैंडम पॉइंट कहीं पर भी एट द सरफेस बना लिया। मैंने क्या किया बेटा, एक रैंडम पॉइंट एट द सरफेस कहीं पर भी बना लिया। हाउ डू यू इंटीग्रेट अ क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझना, ये मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। हाउ डू यू इंटीग्रेट अ क्वेश्चन, ठीक है। इंटीग्रेशन बेसिकली इन्वॉल्व्स कि जहां से आप बेसिकली छोटे छोटे पाथ लेने वाले हो, आपको बेसिकली वो छोटे छोटे पाथ एक स्टार्ट पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट पर जाना पड़ेगा। जब आपको एक स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट पर जाना पड़ता है तो होता क्या है, बीच में कोई भी रैंडम पॉइंट बीच में उठा लो और उसकी वैल्यू आपको जो चाहिए, जैसे यहां पर आपको बेसिकली फोर्स की वैल्यू चाहिए क्योंकि वर्क डन निकालना है, तो कोई भी इंफिनिटी से पी पॉइंट के बीच मैं एक रैंडम पॉइंट मान लूंगा जहां पर मैं क्या निकालूंगा, फोर्स की वैल्यू निकालूंगा और फिर उस रैंडम पॉइंट को आगे की तरफ शिफ्ट करूंगा जो मेरा डिफरेंशिएटिंग क्वांटिटी हो जाएगी, मतलब वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी। वो दोनों आ गए, उन दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप होगी, वो लगा देना और इंटीग्रेट मार देना, खत्म बात। ठीक है, तो यहां पर भी हम वही करेंगे, ध्यान से देखना है ये बात को। आपने इंफिनिटी और पी पॉइंट के बीच एक पी डैश पॉइंट लिया, वो पी डैश लेट सपोज कोई आर डैश डिस्टेंस पर है, तो इस पर आपका जो फोर्स आएगा वो आएगा के क्यू बाय आर डैश स्क्वायर। क्यू दूसरा क्यों नहीं क्यू आया, क्योंकि हम उसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही गिन रहे हैं। तो फोर्स आ गया आपका, ठीक है, ये फोर्स आ गया। अब फोर्स की वैल्यू डेल्टा आर मतलब डी आर, डेल्टा आर मतलब डी आर, उससे बेटा कर दो इंटीग्रेट, मतलब मल्टीप्लाई करके फोर्स इंटू डेल्टा आर विल गिव मी वर्क डन। बट ये जो मेरा फोर्स है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये जो मेरा फोर्स है ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो मुझे तो एफ एक्सटर्नल लेना है। तो एफ एक्सटर्नल अगर मुझे लेना है तो एफ एक्सटर्नल वॉज इक्वल टू माइनस एफ ई, एफ एक्सटर्नल वॉज इक्वल टू माइनस एफ ई। इसलिए जब तुम देखोगे, सो माई डी डब्ल्यू विल बी टेकन एज, डेल्टा डब्ल्यू विल बी टेकन एज माइनस दिस वैल्यू, द नेगेटिव साइन अपीयर्स बिकॉज ऑफ दिस। हम लोग स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, इन्फिनिटी से आ रहे हैं पॉइंट आर पर। दिस बाय डेफिनेशन इज द पोटेंशियल एट पी ड्यू टू द चार्ज क्यू विच इज इक्वल टू दिस। तो मैं ये चीज बस प्रूफ कर देता हूं और इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज टाइम ऐसा ना हो बीच में खत्म हो जाए। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, बोर्ड पर एक एक चीज मैं बता दूं। तो अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो, बेसिकली क्या है, मेरे पास ये पॉइंट पर प्लस क्यू रखा हुआ है, ठीक है, मैं बहुत ही ढंग से एक एक चीज समझाऊंगा। यहां पर देखो मेरी यार इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो येलो लाइन से बेटी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है, ये क्या जा रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। यहां से जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड गया, अब थोड़ा सा लॉजिक देखना कि यहां पर था मेरा एक टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी नहीं, यूनिट पॉजिटिव अगर चार्ज मैं बोलूं तो 1 कूलम की वैल्यू मैं एक बार के लिए सोच सकता हूं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं इधर लेकर के आ रहा हूं। अब मुझे पता है ये पॉइंट मेरा इंफिनिटी है, यहां से वो इस पॉइंट पर आना चाहता है। किस पॉइंट पर आना चाहता है बेटा, पी पॉइंट पर आना चाहता है। मैंने तरीका क्या बताया, इंटीग्रेशन का तरीका क्या होता है, पहली बात पोटेंशियल ढूंढने के लिए आप लोग क्या ढूंढोगे, वर्क डन ढूंढोगे, ठीक है, वर्क डन। तो वर्क डन विल बी वेरी वेरी स्मॉल वर्क डन, जिसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। पहली बात वेरी वेरी स्मॉल वर्क डन, क्यों, क्योंकि अभी अभी ऊपर लिखा हुआ था ना कि अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आपको वर्क डन भी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत छोटा 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 वर्क डन करना पड़ेगा, सो दैट वो इनफाइनाइट से यहां आ जाए। क्योंकि अगर आपने तेजी से वर्क डन किया ना बेटा तो बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगी, और जब बॉडी एक्सेलरेट करेगी तो इलेक्ट्रोस्टैट नहीं पड़ेंगे, तो करंट हो जाएगा। समझ में आया, इसलिए हर जगह विदाउट एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए बहुत टक 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 टक, सो दैट आपकी कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रहे और एक्सेलरेशन 0 है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो पॉइंट मैंने बेटा चूज किया ना, इस पॉइंट का डिस्टेंस लेट सपोज मैं बोल देता हूं कैपिटल आर है, ठीक है, कैपिटल आर नहीं, लेट सपोज स्मॉल आर है, और ये डिस्टेंस मेरा क्या है बेटा, कैपिटल आर। लेट सपोज ये डिस्टेंस मेरा क्या है, कैपिटल आर, ठीक है। तो मुझे एट पी पोटेंशियल निकालना है, बेसिकली मुझे वीपी निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डी डब्ल्यू निकालूंगा। अब पहले तो अच्छा,
वर्क डन होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं क्या करूंगा, स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इनटू कंसिडरेशन लूंगा। स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब dr डिस्टेंस का, कितने डिस्टेंस का, dr डिस्टेंस। अब मुझे दूसरी चीज क्या चाहिए बेटा, फोर्स चाहिए। इस 1 कूलम चार्ज पर फोर्स क्या लग रहा है, F इज इक्वल टू के क्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाय कितना स्क्वायर, r स्क्वायर बेटा, स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स लग रहा है। लेकिन जो वर्क डन है वो तो F एक्सटर्नल होता है, एंड हमें पता है F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ ई होता है, क्योंकि ये एफ ई है, एफ ई तो इस डायरेक्शन में है, हमें तो एफ एक्सटर्नल निकालना है जो कि आपका माइनस एफ ई होता है। तो इसलिए माइनस ऑफ ऐसा करते हैं, पूरा नीचे आराम से लिखते हैं इसको, कोई जल्दी नहीं है अपने को, है ना टाइम, ठीक है। डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस एफ ई ऑफ डी आर, और फिर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये स्मॉल स्मॉल वैल्यूज ले रहे हैं तो इंटीग्रेट मार देंगे। अब हम इंटीग्रेट कहां से कहां मारेंगे, हम मारेंगे बेटा इन्फिनिटी से लेकर के आर डिस्टेंस पर। ओरिजिन से इनिशियल पॉइंट कहां था, इन्फिनिटी पर, ओरिजिन से फाइनल पॉइंट कहां है, आर डिस्टेंस पर, इसलिए इन्फिनिटी से हम आर डिस्टेंस पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इन्फिनिटी से हम वही चीज आप लोग का क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी इधर नहीं लिखेंगे, ये तो आप लोग का पूरा टोटल वर्क डन हो जाएगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू एक्चुअली वही आर पॉइंट तक ही, पी पॉइंट तक। ठीक है, तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी विल बी इक्वल टू माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। अब तुम लोग को बेटा फॉर्मूला पता होनी चाहिए, पहली बात हम डी आर का इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब हमें सिर्फ आर से रिलेटेड वैल्यूज ही रखनी है, बाकी सब तो बेटा कांस्टेंट की तरह बाहर उड़ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन सिर्फ आपका ये बन गया। ठीक है, अब 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 बाय आर होता है। प्रॉपर्टी कौन सी लगती है बेटा, इसको तुम r की पावर -2 लिख सकते हो, और इंटीग्रेशन ऑफ r की पावर -2 इज रिटन एज r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो हेंस योर फाइनल आंसर विल बी -kq इंटू -1 बाय r, एंड दैट विल स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, -kq इंटू -1 बाय आर माइनस ऑफ -1 बाय इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट्स को डालते हैं, पहले आप बड़ी वाली लिमिट, पहले ये वाली लिमिट डालोगे, फिर आप ये वाली लिमिट डालोगे। मैं मान के चल रहा हूं आपको इंटीग्रेशन का बेसिक्स पता है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है यार, अभी के लिए रट लो कि ये ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा +kq/r, क्योंकि 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। तो आपका सिर्फ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो आपका सिर्फ और सिर्फ kq/r आ जाएगा, और यही मेरा बेटा क्या है, पोटेंशियल एट P है, क्योंकि मैं पहले से यूनिट टेस्ट चार्ज की वैल्यू ले चुका हूं। पॉज करते हैं, आगे इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये था यार आपका पोटेंशियल की वैल्यू, क्योंकि हम लोग पहले से ही टेस्ट चार्ज की वैल्यू यहाँ पर 1 को कंसीडर कर चुके हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बाद में 1 डिवाइड करने वाले थे, तो बेसिकली मैंने वो 1 जो पहले से ही था वो यहाँ पर कंसीडर कर लिया, तो अब आपको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि डेफिनेशन में यही था कि वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P गिव्स द पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो हमने यहाँ पर Vp की यहाँ पर वैल्यू ढूंढ ली। तो वर्क डन जो था हमारा वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है। ठीक है, तो ये बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा आपकी क्या है, काम की चीज़। ठीक, तो ये प्रूफ बेटा काफ़ी बार बोर्ड्स में बेसिक लेवल पर आया है, तो ये प्रूफ एक बार थोड़ा सा ध्यान से लिख लो। अगर तुम लोग को थोड़ा रिवाइंड करके एक बार लिख लेना, तुम लोग को अगर नहीं समझ में आता है तो यार देखो क्या करना, बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, मैं अभी बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन करवाऊंगा बट काफ़ी टाइम लगेगा उसके अंदर, बट यूट्यूब पर कहीं से भी बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन देख लो, फॉर्मूलेज देख लो एटलीस्ट, वो अगर तुम्हें आएगा तो अच्छी बात है, वरना यू वांट मी टू गिव मतलब एक बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन थोड़ा सा दिखा दूं तो मुझे लिख देना, मैं बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन थोड़ा सा बना दूंगा अलग से। ठीक है, ऑल राइट, तो पीछे चलते हैं यार वापस। तो ये हमने प्रूफ कर दिया पूरा, देखो आ गया। ठीक है, सो इक्वेशन 2.8 इज ट्रू फॉर एनी साइन ऑफ द चार्ज कैपिटल Q
though we consider capital Q greater than 0 in its derivation, for Q less than 0 potential will be less than 0. That is, work done per unit positive test charge in bringing it from infinity to the point is negative. बेटा यहीं पर आ गया है सबसे इंपॉर्टेंट बात. मैं तब से चिल्ला चिल्ला करके एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स बोल रहा था. अब बेटा अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इस लाइन को वापस ध्यान से देखना, वापस ध्यान से देखना. मैं तब से वही चीज बोल रहा हूं. देखो, फॉर Q लेस देन 0, अगर बेटा जो मेरा चार्ज है ना, जो मेरा चार्ज है वो लेस देन 0 होता तो क्या होता. अभी मैंने तुम लोग को बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है. अब क्या होता कि अगर ये माइनस है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ही ऐसे आ रही थी. सही बात है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज जाती है. इलेक्ट्रिक फील्ड तो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज जाती है. अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज जाती है, एक मच्छर मुझे बहुत देर से परेशान किए जा रहा है, साले को मैं मार डालूंगा, चुबो भी चुका है. हट, नहीं मरा, ठीक है. तो अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. अच्छा जी, ये क्यों बजा वापस यार. ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर कि आपने क्या किया कि जो चार्ज है वो आपका नेगेटिव है. बेटा अगर जो चार्ज है वो मेरा नेगेटिव हो गया तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ऐसे आएंगी टूवर्ड्स द चार्ज. अब जैसे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस टूवर्ड्स द चार्ज आएगी, जो खुद ब खुद ये टेस्ट चार्ज होगा, जो मेरा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, वो खुद ब खुद इधर आने की कोशिश करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही. ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, हमें तो एक्सटर्नल फोर्स ढूंढना होता है. अब खुद सोचो, खुद सोचो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स तो बेसिकली यहां पर दूर जाने के लिए लगेगा अगर मुझे लगाना भी है तो. एक्सटर्नल फोर्स अगर मुझे लगाना भी है तो भी वो दूर जाने के लिए लगेगा. ठीक है, तो अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को पॉजिटिव लेकर के चलता हूं और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं तो वो तो दूर जाने के लिए लगेगा. लेकिन मुझे तो पास लेकर के आनी है चीज़. वापस बोल रहा हूं, अगर मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालूं तो एक्सटर्नल फोर्स तो चार्ज को उस तरफ लेकर के जाने के लिए लगेगा ना यार. एक्सटर्नल फोर्स इधर थोड़ा ना लगेगा, क्योंकि इधर तो वो खुद ही खींचा आ रहा है. तो एक्सटर्नल फोर्स तो दूर जाने के लिए आप लगाओगे. ठीक है, तो अब बेसिकली आप ये समझो कि अगर आप दूर जाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव में लगा रहे हो तो पास आने के लिए एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव में लगाओगे. इसलिए वर्क डन आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. और अगर आपका वर्क डन नेगेटिव आएगा तो आपका पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा. मैं तब से यही बोल रहा था कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. सो for Q less than 0, V is less than 0, work done by the external force per unit positive test charge in bringing it from infinity to the point is negative. This is equivalent to saying that work done by the electrostatic force in bringing the unit positive charge from infinity to the point is positive. क्योंकि आप खुद सोचो ना, work done from infinity to a point by the electrostatic force itself, भाई खुद ब खुद वो वर्क डन कर रहा है पॉजिटिव साइड पर, आराम से खुद ही लेकर के आ रहा है, तो उसके लिए तो पॉजिटिव वर्क डन हो गया. ठीक है, सो this is as it should be, since for Q less than 0 the force on a unit positive test charge is attractive so that the electrostatic force and the displacement are in the same direction. Finally we note that equation this is consistent with the choice that potential at infinity is 0. Figure shows how the electrostatic potential directly is proportional to 1 by r and the electrostatic field is directly proportional to 1 by r square. तो 1 by r square बहुत ज़्यादा डिक्रीज करता है तेज़ी से और 1 by r कम डिक्रीज करता है और इसकी वैल्यू शुरू में कम होती है, ज़्यादा होती है. तो अब दूसरी चीज़ यहाँ पर वापस मैं एक और बार समझाने की कोशिश करता हूँ, एक और बार रिपीट कर रहा हूँ. बेटा शुरू में हो क्या रहा था, पूरे कॉन्सेप्ट को एक और बार पूरा समझा रहा हूँ, पूरे कॉन्सेप्ट को अभी तक जितना पढ़ा. ठीक है, ध्यान से देखना.
मेरे पास एक प्लस क्यू इधर था, यहां से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां तरफ जा रही थी। एक्सटर्नल फोर्स कहां हो रहा था, मैं दूर से एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, क्योंकि उस पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा था तो चार्ज दूर जा रहा है, चार्ज और दूर जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको और पुश करती जाएगी उधर। तो मैंने उस चार्ज को पकड़ा, ले भाई पकड़ लिया उस चार्ज को। अब उस चार्ज को मैंने पकड़ करके इधर लाने की कोशिश की। जब मैं एक फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, तो एफ इंटू डी इंटू कॉस जीरो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं। वहीं पर अगर मेरी ये चार्ज जो होता वो नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाते, एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगता बाहर की तरफ, एक्सटर्नल फोर्स लगता बेटा बाहर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट तो मुझे लेकिन यहां करना है। तो वर्क डन क्या होता, एफ इंटू डी इंटू कॉस 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स एक्सटर्नल मेरा बाहर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट तो मुझे वहां से इंफिनिटी से पी पॉइंट पर लानी है। समझ में आया? तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस केस में पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि फोर्स आपका अट्रैक्टिव इन नेचर है और आपका डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। समझ में आया? अगर ये क्लियर हो गया होगा ना तो बेटा पोटेंशियल तुम्हारा मस्त एकदम चुम्मेश्वरी हो गया। ठीक है, एकदम चुम्मेश्वरी, वो अपना वो वाला टेरेस सर का, वैसे वो क्राउन पहनाते थे ना तो वैसा वाला हो गया तुम्हारा ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो ठीक है, अभी देखें एक बार टाइम देखें क्या हो गया। ठीक है, अभी तो है, बहुत है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 इंटू 10 की पावर माइनस दिस लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। तो पोटेंशियल का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है बेटा के क्यू बाय आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू बाय आर, है ना? ठीक है, तो लगा देते हैं यार फॉर्मूला सीधा सीधा, के क्यू बाय आर, के होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू है दिया हुआ है 4 इंटू 10 की पावर बेटा -7, और लास्ट वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, मतलब 9 इंटू 10 की पावर -2। ये कैंसिल आउट होगा, 4 इंटू 10 की पावर ये बन जाएगा 4 शायद, यस करेक्ट है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है। ठीक है, क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, hence obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 की पावर -9 कूलम from infinity to the point P। तो work done from infinity to a point P is equal to खुद सोचना, हमने फॉर्मूला क्या डिराइव किया था बेटा, हमने फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P डिवाइडेड बाय द चार्ज वैल्यू, हम लोग वहां पर तो टेस्ट चार्ज लेते थे, इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये निकालते थे। अब यहां पर वो बोल रहा है कि टेस्ट चार्ज नहीं है मेरे पास। ठीक है, वैसे तो आप टेस्ट चार्ज ही बोलो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है, बट आप कह सकते हो कि टेस्ट चार्ज नहीं है, हमारे पास एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -9, और यहाँ पर मेरे पास Vp की वैल्यू है ये है, तो मेरे पास W इन्फिनिटी टिल पॉइंट P विल बी इक्वल टू Q इंटू वी। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, W इज इक्वल टू QV, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला है, पहले ही कह रहा हूँ, इसको स्टार मार्क करके रख लो। जब मैं बोलता हूँ ना बाप फॉर्मूला, ये बिल्कुल वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे हिसाब से आंसर है, हाँ देखो वही आपका आंसर है, वर्क डन जूल्स में होता है तो जूल्स। नो वर्क डन विल बी, अब क्या पूछा है, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ, हमें पता है नहीं भाई। ठीक है, चलो क्यों नहीं होता वो ऊपर भाई, मैं बहुत बार समझाया, मैं समझा रहा हूँ यार, अब नहीं समझाना। ठीक है, डाइपोल छोड़ो अभी के लिए, डाइपोल छोड़ो, मुझे जो क्वेश्चन करवाना है वो देखो, यस। ठीक है, ये वाला मुझे क्वेश्चन करवाना है, बहुत ही सिंपल है, और इसका जो आंसर है ना, मैं तुम्हें इसका आंसर से वापस इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाऊंगा। आंसर तो ऑब्वियसली कुछ इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही बच्चों जैसी चीज़ है। ठीक है, बट इसका आंसर हम लोग
जब पढ़ेंगे तो आप लोग को वापस जो अभी मैंने पढ़ाया है वो आप लोग को समझ में आ जाएगा, एक फाइनल क्लैरिटी ऑफ थॉट मिल जाएगी कि हो क्या रहा है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले तो ये समझते हैं। एक प्लस क्यू चार्ज है, मतलब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रही है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रही है। गिव द साइंस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वी पी माइनस वी क्यू। गिव द साइंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब जरा ध्यान से देखो, आपको क्या करना होता है, आपको क्या करना होता है, सबसे पहले मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप लोग को क्या करना होता है, जब ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वापस एक टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लो ऑफ पॉजिटिव साइन। ठीक है, टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लो पॉजिटिव साइन। जब आप टेस्ट चार्ज एज्यूम कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ, तो एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है, एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट भी अगर आप ध्यान से देखो, क्यू से पी अगर आप जा रहे हो, क्यू से पी आप जा रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, मेरा डी आर वेक्टर या मेरा आर वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू टू पी। अगर मेरा एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में, मेरा आर भी इस डायरेक्शन में है, तो मेरा वर्क डन फ्रॉम क्यू टू पी, वर्क डन फ्रॉम क्यू टू पी विल बी पॉजिटिव, वर्क डन फ्रॉम क्यू टू पी विल बी पॉजिटिव, है ना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब एफ इंटू आर इंटू कॉस जीरो। इफ माई वर्क डन फ्रॉम क्यू टू पी इज पॉजिटिव, हम लोग को पता है वर्क डन इज इक्वल टू, क्या होता है बेटा, क्या होता है वर्क डन, वी पी माइनस वी क्यू इंटू द वैल्यू ऑफ चार्ज, इंटू द वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है, ठीक है, और क्योंकि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो अभी के लिए उसको गोली मारो, क्योंकि वो आपका डिवीजन में आ चुका है, उसको गोली मार दो अभी के लिए। Now since WQP is positive, therefore VP has to be greater than VQ. सिंपल सी बात है, लॉजिक तो यही कहना चाहिए कि VP has to be greater than VQ, लेकिन इन्होंने भी क्या लगाया है, वो भी लॉजिक समझ लेते हैं। V is directly proportional to 1/r, क्योंकि Q पॉजिटिव है तो V is directly proportional to 1/r। क्योंकि V, मैंने देखो एक पूरा वर्क डन के थियरम से जो अभी तक हमने पढ़ा है, मैंने उसके हिसाब से पूरा वापस समझाया। अब इनके हिसाब से समझ लो, मैंने इसलिए बोला कि ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया ना, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल तो बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, मतलब जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा V की वैल्यू छोटी होती रहेगी। तो बेटा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है V की वैल्यू छोटी होती जा रही है, तो VP मेरा बड़ा है। क्यों, चेक करो बेटा, लेट सपोज इसकी वैल्यू Q की वैल्यू लेट सपोज Q रख रहे हो, KQ बाय ये है 1 सेंटीमीटर, तो KQ बाय 1, ये 1 मीटर ले लो, और ये पॉइंट है 2 मीटर दूर, तो KQ बाय 2। अब सिंपल सी बात है, KQ बाय 1 इज KQ, KQ बाय 2 इज हाफ KQ, तो KQ इज ग्रेटर देन हाफ KQ होता है ना। तो आप ऐसे लॉजिक भी लगा सकते हो। अब क्वेश्चन आता है बेटा VB माइनस VA वाला, ठीक है, अब क्वेश्चन आता है VB माइनस VA वाला। तो अब यहाँ पर हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर आ रही है, ठीक है, इसको मैं वर्क डन से समझाऊंगा, ठीक है, और फिर उसके बाद जो इन लोग का तरीका है उससे समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा मेरी इधर आ रही है, एफ एक्सटर्नल मेरा, अगर मैं बी को फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट मानूं, तो एफ एक्सटर्नल मेरा इस पॉइंट पर अगर मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है तो वो इधर जाएगा। एफ एक्सटर्नल अगर मुझे लगाना है तो वो इधर जाएगा, क्योंकि यहां पर इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना बेटा, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तुम्हें क्रॉस दिख रहा होगा, अच्छा तुम्हें क्रॉस दिख रहा होगा, मैं इसको टेढ़ा देख रहा हूँ तब से ऐसे, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव जब इधर जाने की कोशिश करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से इधर चला जाएगा, तो एफ एक्सटर्नल मेरा इस डायरेक्शन में, लेकिन मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है आर वो इस डायरेक्शन में। तो खुद सोच बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू आर इंटू कॉस 180 हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है, 180 है, आर और एफ एक्सटर्नल के बीच, मतलब आपका वर्क डन आएगा बेटा नेगेटिव। आपका वर्क डन क्या आया बेटा, नेगेटिव। तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, लेस देन 0, ठीक है। अगर बेटा वो आपका लेस देन 0 आ रहा है तो थोड़ा सा लॉजिक अपन लगाते हैं, थोड़ा सा लॉजिक। हमें पता है WBA विल बी इक्वल टू VA माइनस VB। बेटा क्या होता है, VA माइनस VB, क्यों,
फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, और ये वैल्यू हमें पता है लेस देन 0 आ रही है, मतलब VB इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन VA in this case. VB को उस तरफ लेके चले जाऊंगा. If VB is coming out to be greater than in this case, so VB minus VA will come out to be greater than 0. VA को इस तरफ लेके चला गया तो आपका आंसर, यहां से VB को इस तरफ लेके गया तो VB is greater than VA, और फिर VA को इस तरफ लाके माइनस कर दिया तो VB minus VA is greater than 0, मतलब VB minus VA is coming out to be positive. तो ये देखो मैंने पूरा अभी तक जितना तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो पूरा का पूरा समझा दिया है. मैं सच बता रहा हूँ, इतना मतलब मैंने बेस से चीज़ को उठा करके बताया ना यार, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ बताया है. आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. ठीक है, वरना इनका अगर हम लोग तरीका लगाते तो वो डिस्टेंस वाला तरीका लगाते, लेकिन मुझे पता है यहाँ पर मेरी पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती. क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है तो मेरी पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव, तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होती, ये वाली वैल्यू कम नेगेटिव. क्योंकि ये होता, ये पॉइंट अगर 1 मीटर दूर है, ये पॉइंट 2 मीटर दूर है, तो दिस पॉइंट इज माइनस KQ/1, दिस पॉइंट इज माइनस KQ/2. अब खुद सोचो, -1 बड़ा होता है या -0.5? -0.5. नेगेटिव नंबर्स में छोटा नंबर ज़्यादा बड़ा होता है, तो VB विल बी ग्रेटर देन VA. आप ऐसा भी सोच सकते हो जो इन्होंने करके बताया है. समझ में आई बात? ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है टेक्स्ट बुक का, क्योंकि इसमें ना क्लैरिटी ऑफ थॉट मिल जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है. और कितना टाइम हो गया? ठीक है, अभी है. ठीक है, ये क्वेश्चन तो खत्म ही हो जाएगा. गिव द साइंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड P, तो ठीक है, सिंपल सी बात है. ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन पॉइंट्स Q एंड P, तो यहाँ पर बेटा बिटवीन पॉइंट्स Q एंड P में नेगेटिव चार्ज रख दो. अगर तुम नेगेटिव चार्ज रख दोगे तो ऑब्वियसली वो इधर आकर के अट्रैक्ट होने लगेगा, और अगर वो इधर आकर के अट्रैक्ट होने लगेगा तो एक्सटर्नल W उस तरफ लगेगा, और अगर एक्सटर्नल फोर्स उस तरफ लगेगा. अगर एक्सटर्नल फोर्स बेटा उस तरफ लगेगा, क्योंकि ये दोनों तो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इधर माइनस रखा है, इधर लेट सपोज तुमने एक माइनस चार्ज रखा है. ठीक है, बाप रे, ठीक है, इधर तुमने एक माइनस चार्ज रखा है तो ये अट्रैक्ट करेगा फील्ड से. ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो F एक्सटर्नल उल्टा लगेगा. मुझे तो Q से P जाना है, तो वापस वर्क डन नेगेटिव, मतलब मेरा P वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी. तो यहाँ पर आपको वही चीज़ लिखा है पूरा का पूरा. ठीक है, therefore the sign of potential energy difference of a small negative charge between Q and P is positive. तो UQ minus UP आपका पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बोला P की वैल्यू आपकी छोटी हो जाएगी. ठीक है, अब वो बोल रहा है सेम केस में अगर एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज रख दिया और A और B के बारे में बात की. यहाँ पर मैंने एक नेगेटिव चार्ज रखा बेटा, एक्सटर्नल फील्ड देखो ये दोनों रिपेल करेंगे, मतलब F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाहर की तरफ लगेगा, F एक्सटर्नल इधर लगेगा. इफ माई F एक्सटर्नल इज ओवर हेयर, माई वर्क डन ओवर हेयर विल बी पॉजिटिव इन द डायरेक्शन फ्रॉम B to A. इफ माई वर्क डन इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ B to A, देन माई पोटेंशियल एनर्जी एट A विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट B. इसलिए UA माइनस UB आपका पॉजिटिव आएगा, वो भी लिखा, ये देखो. एंड हेंस साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज पॉजिटिव. समझ में आई बात? देखो अब मेरे हिसाब से क्लैरिटी मिल गई होगी पूरे कॉन्सेप्ट की कि चल क्या रहा है. ठीक है, अगर अब भी नहीं मिली तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं एक और लेक्चर बनाऊंगा, टेंशन मत लेना. अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा? गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q to P. गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड, बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो वर्क डन बाय द फील्ड फ्रॉम Q to P बोले ना. हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज अगर मैंने इधर रख दिया तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा? इस तरफ, मतलब फोर्स बाय द फील्ड इस डायरेक्शन में, और आपको तो मूव करना है Q से P, तो फोर्स और आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव. ठीक है, नेक्स्ट
गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। तो बी टू ए में आपने स्मॉल नेगेटिव चार्ज रखा, यहां पर जैसे ही आपने स्मॉल नेगेटिव चार्ज रखा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब एफ ड्यू टू फील्ड इज आउटसाइड, रिपल्शन लगेगा, लेकिन एफ एक्सटर्नल विल बी पॉजिटिव क्योंकि वो इन द डायरेक्शन ऑफ बी टू ए ही जाएगा। ठीक है, इट इज पॉजिटिव। ठीक है, एंड द लास्ट पार्ट, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। देखो, अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, अगर आपकी पोटेंशियल बढ़ रही है तो काइनेटिक को ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना पड़ेगा। वेलोसिटी डिक्रीजेज एंड द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज। ठीक है, अगर को आप बेसिक लॉजिक लगाओ ना, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो काइनेटिक को कम होना पड़ेगा उस वैल्यू को कंपेंसेट करने के लिए। तो ये इसका आंसर है। मिली कोई क्लैरिटी, मिली थोड़ी थॉट्स की? आई होप मिल गई होगी यार। इससे सस्ता मैं नहीं समझा सकता, मैं तो नहीं समझा। मैंने पूरी कोशिश कर दी यार, मैंने अपनी पूरी कोशिश लगा दी है। ठीक है, बाकी तुम लोग को नहीं भी समझ में आएगा तो मैं एक और कोशिश करूँगा तुम्हें और इजीली समझाने के लिए। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं यार। अब गला मेरा सूख गया पूरा। पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। खाओ पियो तुम लोग भी, मैं भी आया। सो गाइज, इट्स अ न्यू डे। ठीक है, ख़त्म हो गई थी स्टोरेज तो मुझे अब अगले दिन स्टार्ट करना पड़ा। ट्रांसफ़र करने में टाइम लगता है। दो चीज़ें हो गई है इसके बीच। वन इज़ वी हैव क्रॉस 100 सब्सक्राइबर्स, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग कुछ गिव अवे करें एंड जेई एस्पिरेंट्स के लिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ क्या चीज़ हम लोग गिव अवे कर सकते हैं कि तुम लोग को बेनिफिट हो। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि इंस्टा पे आई हैव फॉर्म्ड अ ग्रुप जहाँ पर हम लोग डेली अपडेट्स कर सकते हैं। डेली अपडेट पे भेजूंगा फॉर जेई एस्पिरेंट्स। तो जो लोग जेई एस्पिरेंट है 2025 वाले, 2026 भी ज्वाइन कर ही सकते हैं, बट 2025 वाले जो भी हैं, सेंड मी अ टेक्स्ट ऑन इंस्टा, एवरेज वाला पर ही हम लोग आपको ग्रुप पे ज्वाइन करवा देंगे। अच्छा कंटेंट शेयर होने वाला है वहाँ पर, तो आ जाओ। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक जहाँ पर हमने छोड़ा था और हमने बोला था कि नेक्स्ट अपने पानी वानी पी करके स्टार्ट करना था। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, चलो यार। सो एज वी लर्नड इन द लास्ट चैप्टर, डाइपोल क्या होता है भाई? दो चार्जेस होते हैं, एक माइनस क्यू हुआ, एक प्लस क्यू हुआ। सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस क्या होता है? 2a। वेरी गुड, सुनाई दे रहा है, सही बोला तू। नेक्स्ट चीज हम लोग को पता है, एक डाइपोल मोमेंट जैसी चीज होती है जो किससे डिनोट करते हैं? पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। अब पी वेक्टर से आप डिनोट करते हो डाइपोल मोमेंट को, और अगर आप खुद सोचो, थोड़ा सा सोचो कि जो आपका पी वेक्टर है वो कौन से डायरेक्शन में जाता था, वो भी हमने बात की थी, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इधर शायद लिखी हुई भी है। और पी की वैल्यू क्या होती थी? क्यू इंटू 2a, है ना। We also saw that the electric field of a dipole at a point with position vector r depends not just on the magnitude r but also on the angle between r and p। ये तो हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट मतलब थीटा इज जीरो। क्यों थीटा जीरो? भाई जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होता था माइनस क्यू से प्लस क्यू, उसी डायरेक्शन में मैं आर भी लेता था, तो आपका एंगल बिटवीन आर एंड पी जीरो होता था। वहीं पर अगर मैं बात करूं इक्वेटोरियल पर, तो आर आपका ये था और डाइपोल मोमेंट आपका नीचे या इस तरफ जहाँ मानना मान लो, तो आपका 90 डिग्री था बेसिकली थीटा, है ना। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैं बोल सकता हूँ थीटा पर डिपेंडेंट थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल 2:1 के रेशियो में थे और अलग अलग वैल्यू आई थी फॉर आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए वाले केस के लिए। ठीक है, और आई होप तुम लोग रिविजन देख रहे हो यार हर दिन का, है ना। उसमें बोला ही था मैंने फॉर्मूलाज भी सारे रिवाइज करवाए थे। फर्दर द फील्ड फॉल्स ऑफ, ये भी हमने पढ़ा था कि आर अगर बहुत बड़ा है ग्रेटर देन ए है, तो थोड़े टाइम बाद आप आगे जाते जाते एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर आपकी फील्ड क्या हो जाती है? फॉल कर जाती है। फील्ड फॉल कर जाती है का क्या मतलब होता है? फील्ड फॉल करने का मतलब है कि फील्ड की वैल्यू कम हो रही है, और ये भी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम लोग लेकर आ रहे हैं पोटेंशियल पर। किस पर आ रहे हैं? पोटेंशियल पर।
As before we take the origin at the center of the dipole, now we know that the electric field obeys the superposition principle. So potential is related to work done by the field. Electrostatic potential भी आपका superposition principle follow करती है. और आप क्या कर सकते हो, thus the potential due to a dipole is the sum of potential due to charges q and minus q. ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको किसी भी p पॉइंट पर लेट सपोज पोटेंशियल ढूंढना है तो आप डायरेक्टली पोटेंशियल्स को ऐड कर सकते हो. ठीक है, स्केलर वैल्यू की तरह. ठीक है, k प्लस क्यू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस k माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर टू. ठीक है, ये उधर लिखा हुआ है, ये इसको k मान लेते हैं ना, k ही होता है, मतलब k क्यू बाय आर वन, k प्लस क्यू डिवाइडेड बाय आर वन स्केलर है, डायरेक्टली ऐड कर दो. ठीक है, प्लस k ऑफ माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर टू. तो प्लस k ऑफ माइनस क्यू इज माइनस इंटू प्लस इज माइनस. तो ये चीज़ लिखी हुई है. मैं अभी ये पूरा ना सॉल्व करके बताऊंगा. इस पर थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा तुम्हारे लिए, मुझे नहीं लगता तुम इतने अच्छे से इसको समझ पाओगे इधर. बाकी बेटा ये फॉर्मूला है, एक नाउ बाय ज्योमेट्री इन्होंने लिख दिया है, इसको बेटा बोलते हैं कोसाइन रूल. अब नाउ फॉर नीट एस्पिरेंट्स, अगर कोई ये बायो वाला बंदा देख रहा है, यू गाइस कैन स्किप एंड डायरेक्टली रिमेंबर द फॉर्मूला. द वोल्टेज एट एनी पॉइंट इज के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर. आप लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हो. ठीक है, फॉर जेई एस्पिरेंट्स आई वुड विश इफ यू कैन सी दिस. बहुत लोग स्किप करेंगे, बट मैं इसलिए आप लोगों को से गुजारिश करूंगा कि आप लोग देख लो, क्योंकि आप लोग को ज्योमेट्री कैसे लगाते हैं फिजिक्स के अंदर भी, वो भी आप लोग को धीरे धीरे समझ में आएगा. और अगर ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई तो कहीं ना कहीं, ठीक है, आप लोग यू आर मच क्लोजर, राइट, यू गाइज आर मच क्लोजर. सो हाउ इज दिस ट्रू, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग बात करेंगे. ठीक है, हो ऑल राइट. इन्होंने ये कंडीशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगा दी है यार, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी ये बता दूंगा तुम लोग को. ठीक है, तो रेडी, स्टार्ट करें. ये कहाँ से आया इन्होंने, फिर इन्होंने बाइनोमियल भी लगाया, बहुत सारी चीज़ें लगाई है, एंड फाइनली उन्होंने ये आप लोग का डेरिवेशन किया है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी कि सॉल्व हो सकता है या नहीं. कहीं हेल्प चाहिए होगी तो मैं भी ले लूँगा, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊँगा कि आज तक मैंने ये प्रूव नहीं किया है. ठीक है, मैं ये भी बताऊँगा जब तक मैं ये खोल रहा हूँ कि मैंने अपने टाइम पर फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी थी. ये भी ऑनेस्ट बात है, ऑनेस्ट टॉक है ये बिल्कुल ही. ठीक है, मैंने अपने टाइम पर बिल्कुल फिजिक्स नहीं पढ़ी थी, और शायद किसी ने मुझे ये करवाया भी नहीं था. लोग क्या करते हैं, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट का बेसिकली करवा देते हैं. बट अगर तुम लोग जनरलाइज रिजल्ट याद रखो तो एक्सियल और वो हमेशा इक्वेटोरियल डायरेक्टली से वैल्यू सब्स्टिट्यूशन थीटा 0 थीटा 90 पर तुम कैलकुलेट कर सकते हो कोई भी चीज़ को. समझ में आई बात, ये ऐसा होता है. सेंटर लेना था. ठीक है, अब तुम लोग बोल सकते हो भाई ये 90 है. सर ये 90 नहीं है. ठीक है, ये एक रैंडम पॉइंट लिया है. हो सकता है मैं इसको भी, और अगर तुम लोग बोल रहे हो कि भाई अगर ये रैंडमाइज तुम्हें नहीं फील हो रहा कि ये रैंडमाइज है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले तो उठा के नीचे पटको. ठीक है, अब मैं देखो रैंडमाइज पॉइंट ले रहा हूँ. ठीक है, ये मेरा पॉइंट P है. ठीक है, अब ये है, लेट सपोज क्या करें, माइनस क्यू इसको नाम दे दें. ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू. तो मेरा जो P वेक्टर होगा वो बेटा इस डायरेक्शन में जाएगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू. वेक्टर तो ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते आप कभी, लेकिन ये इस डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, ये मेरा R डिस्टेंस है बेटा. ठीक है, ये मेरा R डिस्टेंस है, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है. ठीक है, और एक चीज़ बची है वो है थीटा लेना. और थीटा मैं ऐसा करता हूँ, R और P के बीच लेना ना. P इस डायरेक्शन में है, देखो मेरा P का डायरेक्शन मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर. दिस इज़ माई डायरेक्शन ऑफ P बेटा, दिस इज़ माई डायरेक्शन ऑफ P.
दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ आर, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ आर, हेंस मैं थीटा क्या ले रहा हूं बेटा, ये वाला एंगल आर और पी के बीच का। समझ में आया? यहां तक जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, क्या ये चीज क्लैरिटी के साथ मिल रही है आप लोग को? क्या ये क्लैरिटी के साथ मिल रही है? वापस रिपीट कर रहा हूं सिर्फ डायग्राम को, ठीक है। माइनस क्यू प्लस क्यू, पी वेक्टर गोज फ्रॉम माइनस टू प्लस, इसलिए ये ऑरेंज लाइन। आर इज गोइंग फ्रॉम सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट कैसे है भाई, ये 2a होता है, ये a डिस्टेंस है, ये a डिस्टेंस है, मैं मान के चल रहा हूँ ये ओरिजिन है, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, -a,0, और ये पॉइंट आपका हो जाएगा a,0, ठीक है। दिस इज माई आर, दिस इज माई थीटा बिटवीन आर एंड पी वेक्टर, बिकॉज पी का डायरेक्शन होगा -q से +q। दिस इज माई R2, दिस इज माई R1। अगर मुझसे कोई पूछे कि मुझे जो निकालना है वो क्या है, मुझे बेसिकली पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालना है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी KQ/R1। हम लोग पोटेंशियल को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं बेटा स्केलर की तरह, प्लस K टाइम्स -Q डिवाइडेड बाय R2। हेंस आपका रिजल्ट हो जाएगा बेटा KQ कॉमन 1/R1 - 1/R2। और मैं ये चीज बेसिकली निकालने की बात करने वाला हूं यहां पर इन टर्म्स ऑफ आर, इन टर्म्स ऑफ आर। कैसे निकालेंगे, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यार आप लोग को पता होना चाहिए कोसाइन रूल। क्या पता होना चाहिए बेटा, कोसाइन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से। मेरे टाइम पर जब एडवांस दिया था मैंने, तो मुझसे तो हो ही गए थे, मुझे बहुत मज़ा आता था ये वाले टॉपिक करने में। दिस इज सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, एक ऐसा एक ब्रांच है जिन्होंने कोई हाई लेवल कोचिंग से पढ़ा हुआ है, तो सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स करके ट्रिग्नोमेट्री की 4th ब्रांच होती है, तो वो आप लोग को पढ़ाते हैं। कोसाइन रूल कहता क्या है, हमें तो उससे मतलब है, ठीक है। अब तुम मुझसे पढ़ो या एक बहुत बड़ी कोचिंग से, मैं तुम्हें बेटा वो सब पढ़ा दूंगा, वो भी फ्री में, वो भी एडवांस का कंटेंट, जो बेटा सब बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली मेरी मेंटरशिप तुम्हें नहीं मिल पाएगी, मैं सामने नहीं बैठे रहूँगा तुम्हारे, वो चीज़ ऑब्वियसली नहीं है, बट येस कंटेंट वाइज आई बी डिलीवरिंग। सबसे पहले ये तो समझो कि ये एक ट्राइंगल एबीसी है, एंगल ए आपका थीटा है, ए के ऑपोजिट जो साइड लिखी होती है ना बेटा, वो स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, बी के ऑपोजिट जो साइड होती है वो स्मॉल बी से, सी के ऑपोजिट जो साइड होती है वो स्मॉल सी से। कोसाइन रूल ये कहता है कि जो दो साइड के बीच एंगल थीटा बन रहा है, तो तीसरे साइड की वैल्यू होती है a² इज इक्वल टू, ठीक है, a² इज इक्वल टू, मैं a² नहीं लिखूंगा, चलो मैं a² नहीं लिखूंगा, मैं तुम्हें दूसरा तरीके से बताता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द टू साइड्स इज इक्वल टू जो साइड पर एंगल है उसका स्क्वायर प्लस जो दूसरे साइड पर एंगल है उसका स्क्वायर माइनस तीसरे साइड जो उसके ऑपोजिट साइड पर है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। ये बेटा आप लोग का फॉर्मूला होता है। अगर इसी पर्सपेक्टिव से बाय चांस किसी ने ये अल्फा पूछा होता, ये अल्फा पूछा होता, तो वापस रिपीट करो, तो कॉस अल्फा कैसे निकालते, कॉस अल्फा वुड हैव बीन, जिन दो साइड के बीच वो एंगल आ रहा है उनका स्क्वायर को ऐड कर दो और तीसरे साइड के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट मार दो। समझ में आया? अब ये जो दो साइड लिखे ना बेटा, उसका 2 टाइम्स लिख दो मल्टीप्लिकेशन में। समझ में आया? अगर कोई यहां से आपको बीटा पूछता तो वो आ जाता बेटा c² + a² - b² अपॉन 2ac। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि लगाना कैसे है। अब सिंपल सी बात यहां पर यह आती है बेटा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहां पर बेसिकली कॉस थीटा को बस समझना है कि क्या है, ठीक है, एंड वी विल बी अप्लाइंग इट, ठीक है। आई होप तुम लोग को ये फॉर्मूला समझ ये कैसे आया क्या आया ये कोई लेना देना नहीं है, प्लीज ये फॉर्मूला बस अभी के लिए लगाना है हमें, ठीक है। इसको भी अब पहले तो कॉपी करके साइड कर देते, ये अपने काम की अब चीज़ है ही नहीं, ठीक है। इसको तुम्हें इतना सा करके बिल्कुल ही कोने कर देते हैं। वापस आते हैं यार अपने चीज़ पर, ठीक है। तो हम लोग अपने डायग्राम पर वापस आ गए। अब बात ये करते हैं कि अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ, इसको पॉइंट ए मानूं बेटा, इसको ओ, इसको बी, ठीक है। इन ट्राइंगल ध्यान देना, इन ट्राइंगल बेटा PAO,
PAO, ठीक है। आपका एंगल थीटा कौन सा बेटा, ये वाला। अगर ये एंगल आपका थीटा, अच्छा ये डिस्टेंस कितना है बेटा, ए नीचे लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस कितना है R1 है, ये डिस्टेंस कितना है R है। कॉस थीटा क्या है बेटा, कॉस थीटा ये है, जिसकी वैल्यू बेटा किसके इक्वल हो जाएगी, ध्यान देना, कॉस थीटा किन दो साइड के बीच में आ रहा है, आर और ए के, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2RA। आई होप ये चीज तुम लोग को समझ में आई होगी। जो दो साइड है उनके स्क्वायर को ऐड करो, तीसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करो, और जिनके दो को ऐड किया उसके 2 टाइम से उनके प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट चीज, ठीक है, नेक्स्ट चीज, क्या मैं यहां से R1 स्क्वायर की वैल्यू ढूंढ सकता हूं। R1 स्क्वायर की वैल्यू, पहले तो ये 2RA उधर जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस 2RA को उधर भेजता हूं, सीधा सीधा एक ही स्टेप पे, ये यहां से हटाया, ये 2RA इधर चला गया, ठीक है। अब R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास फाइनल, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA कॉस थीटा। समझ में आया, ये आया आपका पहला रिलेशन, ठीक है। सिमिलरली वी विल यूज दिस इन POB ट्राइंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल POB ये जो एंगल है बेटा वो क्या होगा, ये जो एंगल है वो क्या होगा, ये होगा बेटा 180 माइनस थीटा। कितना होगा, 180 माइनस थीटा। सो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, किसके बीच में एंगल आ रहा है, आर और ए के बीच, ये डिस्टेंस है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2RA। नाउ द क्वेश्चन इज बेटा कि cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्री याद करो, माइनस कॉस थीटा होता है। कितना होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा, इसी इधर ही बाजू में लिख रहा हूं माइनस कॉस थीटा। अब ये इधर जाएगा तो माइनस 2RA बनेगा, माइनस 2RA जब इधर आ जाएगा तो प्लस 2RA बन जाएगा, और माइनस R2 स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस R2 स्क्वायर बन जाएगा। तो आप लोग का रिजल्ट ये आ जाएगा बेटा, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA कॉस थीटा। आई होप ये आप लोग डिराइव कर पाए होगे। कॉस 180 माइनस थीटा को बस माइनस कॉस थीटा लिखना है, 2RA उधर जाएगा, फिर ये माइनस कॉस थीटा इंटू 2RA वाला पार्ट इस तरफ आ जाएगा और माइनस R2 स्क्वायर इस तरफ, तो उनके साइन बदला बदली हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज लिखी हमने। अब बेटा बात ये है, हम लोग पहले से ही कंडीशन मान के चल रहे हैं, हम लोग पहले से ही कंडीशन मान रहे हैं। तो हमारी कंडीशन ये है, R is very 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 greater than A. This is my condition, ठीक है। If this is my condition, then पहले वाले में अगर मैं R1 स्क्वायर में दूसरे राइट साइड में R स्क्वायर को कॉमन ले लूं, तो क्या वो 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस 2RA कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बन जाएगा। बेसिकली मैंने, आप ये समझ लो, मैंने दोनों तरफ आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। मैंने क्या किया बेटा, दोनों तरफ आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ऐसा समझो। अगर मैंने आर स्क्वायर से डिवाइड किया तो मेरा इधर क्या बचेगा बेटा, R1 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर, अच्छा स्प्लिट हो जाएगा। अगर आपका डिनोमिनेटर एक होता है और ऊपर में प्लस माइनस चल रहे होते हैं तो आपके जो फ्रैक्शन होते हैं वो स्प्लिट हो सकते हैं। तो आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस 2RA कॉस थीटा, वो इधर लिख दिया, और फिर वो जो इधर लिखा है वो ब्रैकेट में डाल करके जो इधर का आर स्क्वायर है वो बेटा उधर भेज दिया, ठीक है। इसको कॉमन निकालना बोलते हैं। यहां पर बेटा ये वैल्यू आपकी 0 बन जाएगी। क्यों, क्योंकि ए बहुत ज्यादा छोटा है, तो ए का स्क्वायर और ज्यादा छोटा हो जाएगा जो कि 0 हो जाएगा। तो अब मेरे पास बेटा बचा आर स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस एक आर से आर कैंसिल। समझ में आई बात बेटा। सिमिलर केस में इफ यू विल डिराइव दिस, इसमें भी वही सेम चीज करोगे, आर स्क्वायर से किया, डिवाइड किया। रिलेशनशिप में बस फर्क क्या आएगा बेटा, ये वही ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वापस 0 हो जाएगा। बस फर्क क्या आएगा, यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है वो किस में बदल जाएगा, प्लस के साइन में।
समझ में आया? यहां तक क्लैरिटी मिली है? ठीक है, तो अब R1 स्क्वायर आ गया, R2 स्क्वायर आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या था बेटा? क्वेश्चन में था 1/R1 निकालना। तो मैं क्या करूंगा, रेसिप्रोकल मार दूंगा। 1/R1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/R स्क्वायर इंटू 1 अपॉन दिस वैल्यू। ठीक है, ये मेरा 1/R1 स्क्वायर आ गया। सिमिलरली 1/R2 स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा, 1/R स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2a cos थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास R2 स्क्वायर है, तो टेकिंग रूट बोथ द साइड्स, टेकिंग रूट बोथ द साइड्स, हम लोग प्लस वाली वैल्यू अभी कंसिडर करेंगे, माइनस वाली तो हमें वैसे भी कंसिडर नहीं करनी, डिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लस 1/R हो जाएगा। ऑब्वियसली तुम प्लस माइनस लिख सकते हो, बट अभी मैं सिर्फ प्लस वाली वैल्यू कंसिडर कर रहा हूं। प्लस 1/R टाइम्स 1 अपॉन 1 माइनस 2a cos थीटा की पावर हाफ। हाफ क्यों बेटा? बेसिकली मैंने रूट लिया ना, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। बेसिकली मैंने इस तरफ भी ये क्या किया है, पावर हाफ किया है, और इस पूरे का भी पावर हाफ किया है। तो ये पावर हाफ इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 बन जाएगा, इसके साथ भी जब मल्टीप्लाई हुआ तो 1 बन गया, और इसकी पावर तो हाफ लगा दी। सिमिलर बेसिस पर बेटा अगर ये डिराइव हुआ है तो तुम्हें यहाँ से ये भी क्लैरिटी मिलेगी कि इसका भी क्या आएगा, 1/R2 विल कम आउट टू बी 1/R टाइम्स 1 अपॉन 1 प्लस 2a cos थीटा होल पावर हाफ। नेक्स्ट स्टेप दिखा रहा हूं बेटा, इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, बट रेसिप्रोकल में पावर्स क्या होती है बेटा? रेसिप्रोकल में पावर में क्या लगता है, माइनस का साइन से वो पावर जो होती है वो आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, पावर जो होती है वो आपकी क्या हो जाती है बेटा, मल्टीप्लाई। मैं बेटा इतनी शांति से बहुत रेयर केस पे कॉन्सेप्ट समझाता हूं, तुम लोग पूछ लो, अगर तुम लोग मेरे कोई भी जो यहाँ पर क्लासेस पर मेरे पढ़ते हैं उनसे पूछो, बहुत रेयर केस होता है जो मैं इतने शांति से कोई प्रूफ लिखवा रहा हूँ। ठीक है, एक एक स्टेप, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है तुम लोग को इस पे से आधी से ज़्यादा चीज़ें आती नहीं है कि करते कैसे। ठीक है, इसलिए एक एक स्टेप को बहुत इलेबोरेट कर रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी बेटा कहाँ से आई, हम लोग को पता है 1/2 कैन बी रिटर्न एज 2 की पावर -1। ठीक है, सो वो पावर हमेशा नेगेटिव होती है। जब भी आपका आप रेसिप्रोकल लेते हो कोई चीज़ का, तो पावर में माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो जाता है। अब बेटा लास्टली यू आर लेफ्ट विथ समथिंग कि भाई ये जो मेरी वैल्यू है, कौन सी वाली वैल्यू? अब तुम लोग ये सोच रहे होगे यार आपने कोई चीज़ मिस कर दी है, यहाँ पर आपने एक चीज़ मिस कर दी है, और बहुत लोगों ने ये सोचा होगा कि यार ये आगे बढ़े जा रहे, आगे बढ़े जा रहे, आगे बढ़े जा रहे, आगे बढ़े जा रहे, और इन्होंने जो एक आर ऊपर कैंसल आउट किया था वो तो अभी तक लिखा नहीं है। तूने पकड़ी मेरी गलती, तूने पकड़ी मेरी गलती। जानबूझ के नहीं की थी मैंने कि मैं तुमसे ऐसे वो बोलूँ, सच में हो गई, मैंने मुझसे वो आर स्किप हो गया था वो, लेकिन मैंने रिकलेक्ट भी कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक स्ट्राइक हो गया भाई R² नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे पता है आंसर 1/R² आना चाहिए, R नहीं आ रहा, तो मैंने ऑटोमेटिकली गलती अपनी पकड़ ली। तो गलती बेटा कहाँ थी, यहाँ पर एक R कैंसिल हुआ था, यहाँ पर एक R अभी भी बचा है, तो वो बेसिकली जो आपका R बचा है वो यहाँ पर लग जाएगा, वो यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, वो बेसिकली बेटा यहाँ पर लग जाएगा, वो यहाँ पर लग जाएगा, वो यहाँ पर लग जाएगा, वो यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पर लग जाएगा, और वो यहाँ पर लग जाएगा। 1 के साथ नहीं लगेगा, सिर्फ 2a cos थीटा के साथ लगेगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज देयर इज समथिंग नोन एज नेगेटिव इंडाइस बाइनोमियल थ्योरम। तुम्हें याद कुछ नहीं रखना है, तुम्हें बस इतना याद रखना है, अगर 1 प्लस एक्स की पावर -½ होती है तो तुम्हें से पहले दो टर्म याद रखने, इट इज इक्वल टू 1 प्लस -½ इंटू एक्स। ठीक है, तुम्हें बस इतनी वैल्यू याद रखनी है। अगर
1 प्लस समथिंग की पावर माइनस हाफ है, इट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस हाफ इंटू दैट समथिंग। तो अगर मैं ध्यान से बेटा इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखूं, इसको और इसको, क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं कि 1 by r1 is coming out to be 1 by r times this is 1 plus something. Now you will say भाई ये तो 1 माइनस समथिंग है, ठीक है मैं तेरे लिए 1 माइनस समथिंग का भी फॉर्मूला लिख देता हूं। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ विल बी इक्वल टू 1 प्लस, समझ में आया? तो वो ऐसा हो जाता है, फर्क सिर्फ इतना है, ठीक है। तो जो साइन इधर होता है अकॉर्डिंगली आपको इधर साइन लगाना होता है, बस इतना याद रख लो। तो यहां पर आप लोग का 1 तो एज इट इज रह जाएगा, माइनस है तो माइनस इंटू माइनस हाफ इंटू 2a बाय आर कॉस थीटा हो जाएगा। ये बेटा मेरी वैल्यू आएगी 1 बाय r1 की, ठीक है। एंड सिमिलर बेसिस पर मेरी जो वैल्यू 1 बाय r2 की आएगी वो आ जाएगी 1 बाय r तो एज इट इज है 1 प्लस माइनस हाफ इंटू 2a कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r। आई होप मैंने फॉर्मूले सही लिखे हों, ठीक है। बाइनोमियल का मैंने फॉर्मूला आई होप मैंने सही लिखा हो, नहीं तो मैं चेक कर लूँगा एक बार, ठीक है। यहाँ से बेटा जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, 1 बाय r1 इज इक्वल टू 1 बाय r टाइम्स, ये तो आपका बेटा माइनस आउट कैंसिल होकर के ये आपका प्लस बन जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बन रहा है 1 प्लस a कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r। सिमिलरली यहाँ पर आपका 1 बाय r2 बन रहा है 1 बाय r टाइम्स 1 माइनस a कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r, ठीक है, सिर्फ 2 कैंसिल आउट होगा, ठीक है। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ 1 बाय r1, वी हैव द वैल्यू ऑफ 1 बाय r2। हम लोग को पता है बेटा पोटेंशियल क्या था, Vp was kq टाइम्स 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। हमें सिर्फ और सिर्फ बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट मारनी है, kq टाइम्स 1 बाय r1 इज 1 बाय r टाइम्स 1 प्लस a cos थीटा डिवाइडेड बाय r माइनस 1 बाय r2 की वैल्यू 1 बाय r टाइम्स 1 माइनस a cos थीटा डिवाइडेड बाय r। kq इज इक्वल टू 1 बाय r में कॉमन ले लेता हूँ बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास बचेगा 1 प्लस a cos थीटा डिवाइडेड बाय r माइनस 1 प्लस a cos थीटा डिवाइडेड बाय r। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए कैलकुलेशन में तो हमारा kq बाय r 1 से 1 कैंसिल 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय r हो गया। याद करो बेटा q इंटू 2a क्या होता है, p होता है, सो k p cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। कितने मिनट बचे, रुक जाओ मुझे एंड करने दो, तुम लोग पानी पियो, तब तक ये अच्छे से कॉपी करो, मैं फटाफट से नेक्स्ट वीडियो को ऑन करके आया। तो यार कोई भी पॉइंट पर ड्यू टू अ डाइपोल हमने फाइनली फॉर्मूला डिराइव कर लिया kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं बेटा एक्सियल पॉइंट पर या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पर, अगर मैं बात करूं तो एक्सियल का मतलब क्या होता है, थीटा जीरो। क्यों बेटा थीटा जीरो, क्योंकि एक्सियल का मतलब ये होता है कि ये रहा माइनस क्यू, ये रहा प्लस क्यू, और ये आपने किसी पॉइंट P पर फ्रॉम द सेंटर r डिस्टेंस ले लिया, ये आपका a डिस्टेंस है, ये आपका a डिस्टेंस है, ठीक है। तो थीटा अगर आपका जीरो हो जाएगा तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा बेटा kp बाय r स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लोग डिराइव कैसे कर सकते हो बेटा वो भी बता रहा हूं, ये कंडीशन क्या है पहले ही बता रहा हूं, r वेरी 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 ग्रेटर देन a, ठीक है, ठीक है। देखो मैंने तुम्हें बहुत डिफिकल्ट वाला करके बता दिया, अब एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या करो मैं ही करके बता दूं, चलो ठीक है करके बता ही देता हूं यार, छोड़ो मारो गोली। तुम लोग अगर तुमसे हो सकता है ना तो पॉज करके एक बार खुद सोचो, ठीक है, पॉज करके एक बार खुद सोचो। चलो एक्सियल का मैं बता देता हूं, इक्वेटोरियल का तुम लोग पॉज करके खुद सोचो, ठीक है। अगर मुझे वीपी निकालना है तो वीपी क्या होगा, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, मेरा ये डिस्टेंस कितना है आर माइनस ए बेटा, तो के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए प्लस
के ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू इज के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, आर प्लस ए। अब अगर तुम इसको कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा के क्यू कॉमन 1/r माइनस ए प्लस माइनस 1/r प्लस ए। यार अब तुम लोग ये खुद से कैलकुलेशन आगे कर लेना, इसका आंसर के क्यू टाइम्स यहाँ पर तुम्हारा 2a बन जाएगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। q इंटू 2a को तुम लोग बेटा p लिख सकते हो। हम मतलब वेक्टर तो लिख ही सकते हो, ठीक है। एंड सिंस r इज वेरी 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 ग्रेटर देन a, ठीक है, सिंस आपका r इज वेरी 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 ग्रेटर देन a, तो आप लोग क्या लगाओगे बेटा कॉन्सेप्ट ए स्क्वायर टेंडिंग टू जीरो, तो आपका आंसर के पी बाय आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन एलसीएम वेलसीएम तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना, मैंने तुम्हें एक्सियल का प्रूफ भी बता दिया है। बोर्ड्स लेवल के ऊपर मैंने सारी चीज़ें तुम लोग को कंप्लीट कर दी है, प्लस जेई में भी ये सारी कोई भी बुक तुम रेफरेंस उठाओगे तो ये सब है ही है। बाकी बचा पार्ट बेटा इक्वेटोरियल का, तो इक्वेटोरियल में थीटा पहली बात 90 होता है, तो आंसर तुम्हारा क्योंकि कॉस थीटा डिपेंडेंट है, कॉस 90 जीरो है होता है, तो इक्वेटोरियल पर तुम्हारे जो पोटेंशियल आता है बेटा वी इक्वेटोरियल वो जीरो आता है। प्रूफ भी कैसे कर सकते हो, लेट सपोज एक पॉइंट पी ले लो, ये आपका माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है, ठीक है, बना दो, ये तुम्हारा आर है, ये तुम्हारा ये ए है, ये ए है। खुद सोचो ये डिस्टेंस रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, ऑब्वियसली मैंने ये आर गलत जगह लिखा है, ये आर है, ये 90 है, ये भी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। पोटेंशियल ड्यू टू potential at point P due to minus Q is minus KQ by root of R square plus A square. Potential at point P due to charge plus Q is KQ by root of R square plus A square. दोनों ऐड होंगे सब और आपका जीरो आ जाएगा आंसर, क्योंकि ऑपोजिट साइन के हैं। सो ये था बेसिकली बेटा आप लोग का एक्सियल और इक्वेटोरियल का भी प्रूफ, ये भी मैंने बता दिया है। अब जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं और फटाफट से ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब सिर्फ टाइम पास होने वाला है, क्योंकि अब बेकार चीज़ पड़ी है। अच्छा हाँ, तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ पता लग गई, पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज बॉडी था के क्यू बाय आर, लेकिन पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल आ रहा है के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीजेज 1/r² टाइम से वो डिक्रीज करता रहता है जितना आप दूर जाते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो इन्होंने भी यही सारी चीज़ें प्रूफ की है, ठीक है। और द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स में उन्होंने अगर तुम ध्यान से पढ़ो तो पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन आर बट ऑल्सो ऑन द पोजीशन वेक्टर, मतलब थीटा पर भी डिपेंड करता है। हमने देख लिया के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो थीटा पर डिपेंड करता है। एंड नेक्स्ट चीज़ उन्होंने बोला है, देखो इट फॉल्स ऑफ एट अ डिस्टेंस लार्ज डिस्टेंस बाय 1/r²। तो वही दो पॉइंट इधर लिखे हैं, मैं इसको कुछ एज सच पढ़ नहीं रहा क्योंकि मैंने ये दोनों चीज़ें आप लोग को बता दी हैं, ठीक है। तो लास्ट पार्ट फॉर टुडे बेटा जो कि है पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस एज सच कुछ है नहीं, स्केलर की तरह आपको बस वैल्यूज ऐड करनी है। एट अ पॉइंट पी लेट सपोज Q1 है, Q2 है, Q3 है, बहुत सारे चार्जेस पड़े हैं। Q1 और पॉइंट P के बीच अगर R1 डिस्टेंस है तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 कितना हो जाएगा, KQ बाय R1, KQ1 बाय R1। सिमिलरली KQ2 बाय R2 आपका पोटेंशियल हो जाएगा ड्यू टू चार्ज Q, चार्ज 2। सिमिलरली ऐसे चार्ज 3 की वजह से पोटेंशियल, चार्ज 4 की वजह से पोटेंशियल, चार्ज 5 की वजह से पोटेंशियल, आप लोग को एक सर्टेन पॉइंट पर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यही है आपका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। सबको ऐड कर दो। अब ये पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ूंगा, उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। ये पैराग्राफ जब मैं डीसी पांडे लूँगा उसी में पढ़ूंगा, क्योंकि ये पैराग्राफ पे बस इतना लिखा है, तुम लोग को पढ़ना है तुम पढ़ लेना, इतना लिखा है, अगर एक यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की अगर कोई चीज़ है तो उसका अगर मुझे चार्ज निकालना है तो मैं उसका चार्ज कैसे निकालूंगा, रो को डेल्टा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हम लोग को पता है रो क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी। सो रो डेल्टा वी इज डेल्टा क्यू, एंड फिर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरा टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। और ये जो तरीका है ना बेटा, ये सबसे लेट डूबा वाला तरीका है। जब हम लोग डीसी खोलेंगे ना इतने पागल हो जाएंगे, हर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ही लग रहा है, ठीक है। वेट एंड वॉच,
बट ये वाला मैं अभी पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा, मुझे समझाने का कोई मन नहीं है, क्योंकि ये चीज़ अभी तुम्हें समझ में आएगी नहीं जब तुम्हें दिखेगी ही नहीं। ओहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वी हैव सीन इन चैप्टर 1 दैट फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज एज इफ द सेंटर, द एंटायर चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने जब स्फेरिकल शेल के बारे में बात की थी कि जिसकी सिग्मा थी डेंसिटी, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वी प्रूव्ड दैट बाहर की तरफ आपका k⁴/r² आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। हमने ये चीज़ प्रूव की थी, और क्योंकि हमने ये चीज़ प्रूव की थी तो हमने बोला था भाई चार्ज, आप ये मत कंसिडर करो कि स्फेरिकल सरफेस पर चार्ज है, मतलब ये खोखले वाले स्फेरिकल शेल पर चार्ज है। आप मान के चलो कि भाई सेंटर पर ही चार्ज है, सेंटर पर चार्ज है, तो भाई अगर स्मॉल आर डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप सिर्फ k⁴/r² कर लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऐसे निकाल ली। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के कि अगर आपको, जब आपका स्मॉल आर ग्रेटर देन द रेडियस है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा k⁴/r फॉर्मूले से, क्योंकि आपने पूरा मान लिया कि स्फेरिकल शेल का चार्ज जो है वो पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रिक है, मतलब बीचों बीच लाई कर रहा है, तो बेसिकली आपने उसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर लिया। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज k⁴/r। ये आ गया। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं एक स्फेरिकल शेल बनाऊं, ये मेरा शेल है, देखो मोटापा भी हो गया, ये मेरा एक शेल है, और अंदर से खोखला भी हो गया। थोड़ा सा दिमाग अगर मैं लगाऊं, खुद सोचना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल बेटा हमारा 0 आया था। क्यों? देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड। हम लोग मानते हैं, जब हम लोग बाहर की तरफ निकालते तो हम लोग मानते हैं कि लेट देयर बी अ प्लस क्यू एट द सेंटर। मानते इसलिए क्योंकि हमारा आंसर ऐसा आया था सॉल्व करने के बाद, लेकिन एक्चुअली में प्लस क्यू थोड़ी ना अंदर बीच में, एक्चुअली में तो चार्ज तो सिर्फ सरफेस पर है शेल के। समझ में आई बात? तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कहीं ढूंढ रहे हो इनसाइड द शेल, वो आपकी 0 आएगी। उसका रीज़न क्या है? गॉस लॉ ही बैठेगा नहीं, आपका फ्लक्स ही आपका 0 आएगा, और अगर फ्लक्स 0 आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी। प्रूफ करेंगे तो आ जाएगी, है ना? अच्छा, नेक्स्ट बात ये है कि पोटेंशियल फिर कैसे ढूंढे। अगर आपको इसकी पोटेंशियल की वैल्यू ढूंढनी है तो आपको बेसिकली बेटा पहले तो क्यू की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है? आप क्यू की वैल्यू ढूंढो, और फिर जो भी डिस्टेंस आपका लिखा हुआ है वो डिस्टेंस पर आप क्या करो, सिंपली पोटेंशियल की वैल्यू ढूंढ लो। तो उसने यहाँ पर यही बोला है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज 0, ठीक है? दिस इंप्लाइज दैट पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द शेल। पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द शेल क्यों? क्योंकि बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 होगी, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में करता क्या था कि मेरे पास इस, मैं लेट्स सपोज मैं एक चार्ज हूँ, मेरे वैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये एक चार्ज है जो कि सेम साइन का है, तो ये रिपल करता था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और अट्रैक्ट करता था अगर ये ऑपोजिट साइन का चार्ज होता था। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या करवाती थी आपसे? एक्सटर्नल वर्क डन करवाती थी कि एक पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह मुझे रखना पड़े। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो सिंपल सी बात करो, क्या तुम्हें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर? क्या तुम्हें चार्ज को लेके जाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जरूरत पड़ेगी एक्सटर्नल फोर्स को लगाने के लिए? नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यार जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फोर्स ही नहीं लग रहा कोई पार्टिकल पर, और अगर तुम्हें कोई धक्का ही नहीं लग रहा, तो तुम जहाँ हो वहाँ हो। अगर तुम जहाँ हो वहाँ हो तो भाई बात ही खत्म हो गई, तुम जहाँ हो वहाँ हो, ठीक है? तो अगर आपको, दिस इंप्लाइज दैट पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द शेल। क्यों? क्योंकि एज नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज इनसाइड द शेल। तो वर्क डन अगर आपका 0 हो गया बेटा,
ठीक है, वर्क डन, लेट सपोज ये पॉइंट था आर, इधर कहीं आर पॉइंट था, ये पॉइंट है सेंटर पर, लेट सपोज पी, तो डब्ल्यू आर पी इज कमिंग आउट टू बी 0, एंड इफ डब्ल्यू आर पी इज कमिंग आउट टू बी 0, दैट वेरी वेल सिग्निफाइज वी पी माइनस वी आर इज इक्वल टू 0. हमने बात की थी अभी अभी कि डब्ल्यू आर पी का मतलब ही होता है वी पी माइनस वी आर. यहां से मुझे ये पता लग रहा है बेटा वी पी इज इक्वल टू वी आर आ रहा है. अगर वी पी इज इक्वल टू वी आर आ रहा है तो खुद सोच वी पी क्या है, ये डिस्टेंस कितना है, सेंटर है, तो कैपिटल आर डिस्टेंस है. ये तो मैंने पॉइंट आर माना था बेटा, ठीक है, दिस वॉज अ पॉइंट, दिस इज पॉइंट आर एंड कैपिटल आर इज माई रेडियस. तो अगर आर डिस्टेंस पर अगर मुझे ड्यू टू चार्ज पोटेंशियल ढूंढना है तो के क्यू बाय आर नहीं होगा. तो इनसाइड ये जो आर पॉइंट है ये मैंने ऑन द सरफेस के मतलब जस्ट इनसाइड लिया है, ठीक है, आप मान के चलो ये जस्ट इनसाइड है. ऑब्वियसली रेड कलर पर नहीं, ये रेड, ये समझ लो आपका रेड है, और ये आप लोग का जो पॉइंट है क्यू, ये कहीं पर भी जस्ट इनसाइड है. तो जस्ट इनसाइड मतलब जस्ट टचिंग द सरफेस से आपके अंदर वाला पूरा पार्ट, क्योंकि खोखला है तो उसके जस्ट टचिंग से उसके अंदर वाला पूरा पार्ट. ये समझो ना यार, ये आपका स्फेरिकल शेल है, ठीक है, ठीक है, ये आपका स्फेरिकल शेल है. अब जहां पर मेरी बेसिकली उंगली है, तुम ये देखना, वो वाला पार्ट खोखला है. तो दैट मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आपकी पूरी पोटेंशियल इस पूरे के पूरे सरफेस पे आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल रहेगी. पोटेंशियल आप लोग का क्या रहेगा बेटा, इक्वल रहेगा. और अगर आप लोग का पोटेंशियल इक्वल रहेगा तो पोटेंशियल एट द सरफेस की वैल्यू क्या आई थी, के क्यू बाय स्मॉल आर, वेयर आर वॉज इक्वल टू कैपिटल आर. तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाल दो, यह आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल इज 0, बट पोटेंशियल इनसाइड अ स्फेरिकल शेल इज नॉन जीरो. बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. ये खत्म हो गया बेटा. सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स एन एग्जाम्पल जो कि प्रोबेबली आज का लास्ट है, एंड फिर आज का लेक्चर हो जाएगा आप लोग का खत्म. तो इसको खत्म करते हैं यार. देर आर टू चार्जेस which are located 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 प्रूफ करना है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा अगर आप लोग को 0 प्रूफ करना है मतलब सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज प्लस सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है. तो सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज and sum of potential of this charge and this charge should be equal to 0. So let this distance be x, so this distance will be equal to 0.15 minus x. Vp is equal to 0 which is equal to, due to positive charge, potential at point p कितना हो जाएगा बेटा, k into 3 into 10 की पावर माइनस 8 k क्यू बाय r जो कि x है, प्लस k into माइनस 2 into 10 की पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस एक्स, क्योंकि माइनस क्यू के लिए पी पॉइंट आपका 0.15 माइनस एक्स है. ये क्वांटिटी को इधर लेके जाऊंगा, ये क्वांटिटी क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, उधर जाके प्लस हो जाएगी. सो के इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स. इसको तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, ये भी पूरा सब कुछ कैंसिल आउट ही हो जाएगा. सो यहाँ से तुम्हारा आएगा 2x इज इक्वल टू 0.45 माइनस 3x, 5x इज इक्वल टू 0.45, x की वैल्यू बेटा 0.09 आएगी. ये सब कुछ मीटर में है, तो 0.09 मीटर मतलब 9 सेंटीमीटर आपका एक आंसर आएगा. बट इसमें ना बेटा एक और चीज़ भी होती है. देयर कैन बी अ पॉइंट जो इस तरफ लाई करता हो और उसकी पोटेंशियल 0, या फिर देयर कैन बी अ पॉइंट कि पॉइंट इधर हो और आपका टोटल पोटेंशियल क्या है, 0 है. तो आपको इधर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बता देता हूं. ये लेट सपोज अब आपके लिए ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस आपने x माना, ये डिस्टेंस आपका 0.15 है. तो अब आपके लिए के क्यू अगर ये पॉजिटिव वाला ले रहा हूं
ठीक है, तो k इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय x डिस्टेंस प्लस k इंटू -2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 0.15 प्लस x हो जाएगा बेटा, 0.15 प्लस x, ठीक है, 0.15 प्लस x डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहां से बेटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि vp इज इक्वल टू 0 है। इक्वेट वापस करोगे तो क्या बनेगा, k टाइम्स 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय x, k टाइम्स -2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 0.15 प्लस x। ये माइनस हट गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, ये माइनस हट जाएगा। यहाँ से बेटा आपका 0.45 इज इक्वल टू -x आएगा, मतलब x की वैल्यू बेटा 0.45 आएगी। x की वैल्यू -0.45 का क्या मतलब है बेटा, पहले तो वो समझ लो। x की वैल्यू का मतलब -0.45, ठीक है, x इज इक्वल टू -0.45 आ रहा है। अब आपने इस पॉइंट से x ये डायरेक्शन में लिया था, लेकिन आपकी x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। आपने ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था x के लिए, लेकिन अगर आपकी x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब यहां से 0.45 डिस्टेंस पर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच जब आपका 0.45 होता है, तो आपका उधर एक पॉइंट जो होगा उस पर आपका पोटेंशियल 0 आएगा। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं यार, इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे इसको वेरीफाई, वो भी देखो। ये तो मैंने तुम्हें x की वैल्यू नेगेटिव आई तो उसका मतलब भी बता दिया, लेकिन इसको वेरीफाई कैसे करें कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच जो 0.45 आ रहा है, इस पर आपका VP 0 आ रहा है। कैसे वेरीफाई करें बेटा, ये 0.15 है, यहां से लेकर यहां तक 0.15 है, तो यहां से लेकर के यहां तक कितना हुआ बेटा, 0.3 हुआ, 0.3 हुआ। तो VP विल बी इक्वल टू k इंटू -2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 0.3 प्लस k इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय इधर से इसका डिस्टेंस 0.45। ठीक है, दोनों को ऐड करो, k कॉमन आ गया बेटा। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आप लोग का बन जाएगा देखो, ये 2 से कैंसिल हुआ, 0.15 नीचे बन गया, ये 3 से कैंसिल हुआ, 0.15 नीचे बन गया। एक माइनस साइन की सेम क्वांटिटी, एक प्लस साइन की सेम क्वांटिटी। कैसे सेम, k 10⁻⁻8 10⁻⁻8 0.15 सारी सेम है क्वांटिटी, बस यहां पर एक नेगेटिव साइन आ रहा है। तो एक माइनस एक प्लस के आपका बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आया। तो अगर आपकी कभी भी x की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब जिस पॉइंट से आपने x को लेना चालू किया था, अगर आपने x का लेफ्ट साइड डिस्टेंस को पॉजिटिव लिया तो x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब x की उस तरफ वाली वैल्यू आपकी आंसर होगी। अगर आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव ही आती, मतलब ये जो आपने डिस्टेंस लिया वही आप लोग का आंसर होता। ये बस x की वैल्यू सिग्निफाई करती है, और मेरे हिसाब से यही आंसर होने चाहिए बेटा, 9 और 45। यस, वही आंसर है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो गाइज दिस वॉज इट फ्रॉम दिस लेक्चर। मैं थोड़ा सा नींद में था लास्ट में, आई होप मैंने लेकिन अच्छे से डिलीवर किया होगा। कोई भी चीज़ तुम्हें नहीं समझ में आती इन कैलकुलेशन में मैंने कैसे की है, वो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं वापस समझा दूंगा। ठीक है, वरना डीसी तो करेंगे ही, तुम्हें और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। सो दिस वॉज इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं यार नेक्स्ट डे पे ऑफ 270 आर्ट चैलेंज। बस कंसिस्टेंट रहो यार, वो इंपॉर्टेंट है। बोलो जय श्री राम।